कि फाइन। सो ये अल्फा से नहीं डरना है, मेरा अल्फा आर्बिट्री कांस्टेंट है। सिंपली सिंपली वेरिएबल एक्स के लिए सारी चीजें सॉल्व करनी है, वेरिएबल एक्स के लिए सॉल्व करना है। अच्छा भाई, वेरिएबल एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो भाई इसको लिखेंगे ईदर ईदर एक्स प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन 3 और x plus alpha is less than minus of 3. This implies that या तो x की वैल्यू -3 माइनस अल्फा से छोटी है, या तो x की वैल्यू x इज लेस देन -3 माइनस अल्फा, और x की वैल्यू 3 माइनस अल्फा से बड़ी है। ठीक है, पर क्या जो इनसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जो इनके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्या दोनों के सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेना है या दोनों के सॉल्यूशंस का यूनियन लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। ऐसा नहीं होता भाई, यहां पर क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। देखो तो मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं कि भाई मेरे x प्लस टू की वैल्यू 5 से बड़ी है। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा x प्लस टू की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 और x प्लस टू की वैल्यू इज लेस देन -5। और मैं बोल भी तो रहा हूं इधर x प्लस अल्फा इज लेस देन -3 और x प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन 3। जब बोल रहा हूं तो वहां से भी पकड़ में आ जाना चाहिए था भाई, वहां से भी चमक जाना चाहिए था। तो यहां से आएगा x इज लेस देन -7 और इसके लिए आएगा x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो आप 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, मान लो यहां पर 4 रखते हैं, 4 + 2 इज ग्रेटर देन 5, सेटिस्फाई कर रहा है। -7 से छोटी कोई वैल्यू रखो भाई, -8 + 2 दैट इज 6 का मॉडुलस, सॉरी -6 का मॉडुलस दैट इज +6 इज ग्रेटर देन 5, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चीज सभी को समझ में आ रही है क्या भाई? जो मैंने सॉल्यूशन सेट लिखाया था वो एक्चुअली इन दोनों का यूनियन होता है। इधर दिस इज ट्रू और fx इज ग्रेटर देन g ऑफ x। तो भाई इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे कुछ, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -3 माइनस अल्फा यूनियन 3 माइनस अल्फा से लेकर के इंफिनिटी तक, यूनियन 3 माइनस अल्फा से लेकर के इंफिनिटी तक। चमका भाई? सभी को समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा जिसको नहीं चमका भाई? और आता है यहां पर, याद रखना बस। ठीक है, ये इधर और का खेल पकड़ में आना चाहिए भाई सभी को। चलो बढ़े आगे, सभी ने नोट कर लिया? आगे बढ़े भाई। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के करते Yes, हैं, sir. क्योंकि हाँ मैं खुद से बनाऊंगा उससे अच्छा कि मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आप आ जाओ तो मॉड्यूल के होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 पर, मॉड्यूल के होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है भाई, 9 में क्या बात हो रही है? होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9th वाला क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है भाई। कुछ कुछ कैसा दिखता है? एक तरफ लगा है मॉडुलस, एक तरफ लगा है मॉडुलस। ठीक है, ऐसा कुछ इज लेस देन x प्लस 3, इज लेस देन x प्लस 3। ठीक है, तो अब मुझे अक्षता बताएगी भाई इसकी दुकान कैसे ओपन होगी। भाई इसकी दुकान कैसे ओपन होगी अक्षता बेटा? नहीं चमक रहा है भैया, मेरे ऊपर देखो ना, ऊपर वाले को देखो ना भाई, ये देखो fx ग्रेटर देन gx और fx लेस देन माइनस ऑफ gx। ठीक है, तो दुकान कैसे ओपन करनी है इसकी? इसके जैसी करनी है क्या? नो सर, नहीं करना है। तो फिर किसके जैसे करना है? दूसरी वाली दुकान जैसे भाई। दूसरी वाली दुकान कैसे थी भाई अथर बेटा? दूसरी वाली दुकान कैसे ओपन होती है? जब मॉडुलस ऑफ fx लेस देन हो जाता है gx से, तो अथर बेटा कैसे करेंगे ओपन भाई इसको? सर माइनस से। सर मतलब उसकी रेंज वैल्यू करेगी सर, -(x+3) टू +(x+3) ना। हाँ नहीं, मुझे केवल तुम मॉडुलस ऑफ fx लेस देन gx के लिए बताना। जनरल सॉल्यूशंस, मॉडुलस ऑफ fx लेस देन gx की बात हो रही है यहाँ पर। gxx कुछ कहना चाहते हो?
fx is lesser than gx fx is lesser than gx, excellent. fx is and less than gx and fx is greater than minus of gx. fx is greater than माइनस ऑफ gx। ठीक है भाई, जिसको नहीं याद था ये वाली चीज मैं फिर से बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं बेटा, ये वाली चीज याद कर लो वरना पछताओगे भाई। आने वाले समय में मैथ्स में कई जगह पर ये वाली चीज यूज होगी। ठीक है, तो यहां से अगर मेरा एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीएक्स है, मॉडुलस के बगल वाली दुकान भाई ग्रेटर देन हो जा रही है, तो या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर मॉड लेस देन हो जा रहा है किसी फंक्शन से, तो उस फंक्शन की नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब याद रहेगा ना भाई सभी को, कोई भूलेगा तो नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, आप नहीं भूलोगे तो आप मुझे डायरेक्ट खेल के बताओ। तो भाई दीक्षा बेटा डायरेक्ट ओपन करो तो इसको 2x + 5 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? दीक्षा हाँ, 2x + 5 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है भाई संसार में? सर ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगा ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखो तो ऊपर में इस वाली चीज को कंपेयर करो आप g ऑफ x से, और इस वाली चीज को कंपेयर करो आप f ऑफ x से, इस वाली चीज को कंपेयर करो आप f ऑफ x से। तो अभी के लिए f ऑफ x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x + 5। तो ये होता है उसका सॉल्यूशन सेट जब मॉडुलस ऑफ fx लेस देन हो जाता है g ऑफ x से, तो ऐसे लिखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे fx की जगह पर आप लिखो 2x + 5 is less than g of x से माइनस ऑफ g of x तक। तो ये हो जाएगा x + 3 से माइनस ऑफ x + 3। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब आप मुझे बताना। तो दीक्षा म्यूट कर लो तो ओके। अब सुनिए ना, मुझे बताना कि इससे जो सॉल्यूशन आएगा उसका यूनियन लेना पड़ेगा या इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? सर यूनियन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन सर। यहां मतलब पर इन यूनियन दोनों लेना का। पड़ता है। देखो अथर्व ने दबी जुबान में कुछ बोला था, लेकिन आप उसकी भावनाओं को सुन नहीं पाए। उसने बोला कि सर f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x एंड f ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर क्या लेना पड़ता है? इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, चलो ऐसा हमने एक और क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया है। कब सॉल्व किया था भाई? मैं भूल गया हूं, लेकिन ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था आई गेस। हाँ, हमने 14th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कर लिया क्या हमने भाई? ऐसे ही किया था ना, जल्दी से देख लो सभी। किया था। तो भाई प्रोफाइल समझ में आ रही है? जब ऐसा ओपन होता है तो यूनियन ले लेते हैं, जब ऐसा ओपन होगा तो इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का। चलो इंटरसेक्शन लेने के लिए भाई अलग अलग खोलनी पड़ेगी दुकान। तो ये है 2x + 5 इज लेस देन x + 3। अच्छा भाई, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले जो दूसरा एक इन इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं वो है माइनस ऑफ x + 3 इज लेस देन 2x + 5। ठीक है बेटा, आप अपना लेवल आप जल्दी आपको बढ़ाना है, क्योंकि हम काफी स्लो चल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है भाई? इस वाले x को LHS में ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन गया 2x - x दैट इज x इज लेस देन ये 5 -5 + 3 क्या बन जाएगा? -2 ठीक है, तो ये तो एक सॉल्यूशन सेट आया। अच्छा, दूसरे से क्या आ रहा है? दूसरे से आ रहा है ये बन जाएगा -x - 3। अच्छा, जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं श्रीनिवास, तो क्या मुझे अपनी इनइक्वालिटी स्विच कर देनी चाहिए? यस सर। क्यों करनी चाहिए बेटा? दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई नो नहीं कर सर, रहे हैं वो ना? एक ही टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, एक ही टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो, तो यहां पर आ जाएगा x लेस देन -2, यहां से आ जाएगा ये बन जाएगा -8 अभी केवल -8। इस वाले 5 को मैं LHS में ले आया और -x को RHS में भेज दिया भाई। RHS में भेजा तो ये कुछ ऐसा बन गया। बस अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या दोनों तरफ? 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो ये बन Yes, जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 8/3। अच्छा, तो x -2 से छोटा है और -8/3 से बड़ा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए भाई रियल नंबर लाइन पर? तो उसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं, उसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। देखो तो -2 और -8/3 में कौन पहले आता है? ये है मेरा -2 और ये उससे भी छोटा नंबर है -8/3। तो देखो तो x -8/3 के इक्वल्स टू तो नहीं है, पर इससे बड़ा जरूर है। ठीक है, x -2 के इक्वल्स टू तो नहीं है, पर इससे छोटा जरूर है। ठीक है, तो दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या आ गया भाई? -8/3 से लेकर के -2 -8/3 तक। से लेकर के -2 तक। निश्चित भाई, यहां पर खिड़की बंद होगी या खिड़की दोनों तरफ खुली रहेगी? निश्चित दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट्स आएंगे या क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे भाई? सर ओपन। ओपन आ जाएंगे, क्योंकि इक्वालिटी है ही नहीं, इक्वालिटी है ही नहीं, तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो इधर भी ओपन ब्रैकेट, इधर भी ओपन ब्रैकेट, ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन सेट। तो अब ये सभी को याद रहेगा, ये वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या लेते हैं भाई? इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लिया ना भाई, और इसके ऊपर वाले फॉर्मूले में मैंने क्या लिया था? यूनियन लिया था। ठीक है, अब चमकना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चंस करो तो। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं भाई, मॉड्यूल का ही, उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने ट्राई नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर लेते हैं। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर रहे हैं भाई, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटीज। दो इनइक्वालिटी दी हुई है, तो x दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान देना भाई, दो इनइक्वालिटी दी हुई है, x दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके हाँ ठीक है, तो यहां पर है 2x - 7, 2x - 7 इज लेस देन 11 and 3x + 4 इज लेस देन -5। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ आप, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई। ठीक है, इज लेस देन -5। चलो भैया, तो x लाइज इन द इंटरवल। भाई मेरे पहले वाले से क्या मिलेगा? पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो 2x इज लेस देन 18 और x इज लेस देन 9। ठीक है, x 9 से छोटू है, यहां से मिलेगा 3x इज लेस देन -9, सो x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3। अच्छा, अब तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है आयुष, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है दोनों का यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे? जब ऐसे कॉमा करके लिखा हुआ है, कॉमा करके इनइक्वालिटी सेपरेट की हुई है, तो फिर दोनों का यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेंगे, बिल्कुल सही। अरे भैया ऐसे बोला जा रहा है कि ये है डोमिनोज और ये है क्या है? ये मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, ये मैकडी है। हाँ, तुम जाना KFC में भी। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि आपने दोनों दुकान से सेम सामान खरीदा है। इफ x इज अ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज बोथ द इनइक्वालिटीज, इसका मतलब है कि x दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों से आपने सामान खरीदा है। तो ऐसा नहीं ले सकते कि भाई एक से सामान खरीदा दूसरे से नहीं खरीदा। ठीक है, तो नेहरू नगर जाओगे तो सभी से कुछ कुछ खा के आना। ठीक है, ओके। तो अब देखो, तो इसके लिए तो मुझे लगता है आपको रियल नंबर लाइन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आगे से नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बोल रहा है भाई रियल नंबर लाइन पर एक पॉइंट है -3, एक पॉइंट है +9, x +9 से छोटू है, x -3 से भी छोटू है, तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? x -3 से छोटू है। If x is less than -3, इसके सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं भाई? इसके सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं? इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं? अगर x -3 से छोटा है, हाँ सुमित बेटा, अगर x -3 से छोटा है तो फिर कैसे लिखेंगे भाई इसके सॉल्यूशन सेट को? If x is less than -3, हाँ बेटा, x belongs to -3 to infinity. x belongs to -3 से लेकर के इंफिनिटी तक। बहुत अच्छा बेटा, ऑडियो ऑफ कर लो, तो ऑडियो ऑफ कर लो। तनाया सही बताया क्या सुमित ने? तनाया सही बताया क्या सुमित ने? देखो मैं आप लोगों को मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं ना,
ऐसा मुझे कभी कभी खुद पे डाउट होने लग जाता है। ठीक है, ये जो इन्फिनिटी का डाउट है। इन्फिनिटी का डाउट है ना, कोई बात नहीं, अभी मदद करेगा भाई। वेदांत आ गया है बिल्कुल रोशनी में। वेदांत बेटा, अगर x -3 से छोटा है तो इसको सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? -3 से छोटे का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कोई चीज छोटी कब होती है? -3 टू -इन्फिनिटी जाएगा ना। -3 से -इन्फिनिटी, एक्सीलेंट। -3 से लेकर के -इन्फिनिटी तक, ठीक है। जब हम रियल नंबर लाइन पर वॉक करते हैं ना भाई, तो मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, लेफ्ट से राइट जाता हूं, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया होगा, जब हम एंगल भी लेते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। जब आप डेरिवेटिव्स लेते होगे टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का, या टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड का, या टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का, आप हमेशा वो जो dt लिखते हो ना डिनोमिनेटर में, वो t2 - t1 होता है, और वहां पर जो चेंज इन टाइम है हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर चेंज इन टाइम हमेशा पॉजिटिव है, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तभी चेंज इन टाइम पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए क्या मैं कभी -3 से -इन्फिनिटी जा सकता हूं भाई? कभी मैं -3 से -इन्फिनिटी जा सकता हूं? कभी नहीं जा सकता। मुझे हमेशा -इन्फिनिटी से -3 आना पड़ेगा। आपको हमेशा रियल नंबर लाइन पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -3 से छोटा कोई नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? -इन्फिनिटी। मैक्सिमम क्या हो सकता है? -3। लेकिन -3 के बराबर क्या हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। -3 के बराबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इनइक्वालिटी बोलती है कि भाई -3 के इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ ओपन खिड़की होगी, ठीक है। चमका क्या? यस सर। बढ़े आगे? यस चल ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करो भाई घर पे। अभी मैं जब स्पीड बढ़ाऊंगा तो फिर हवा नहीं लगेगा तुम्हें, और फिर मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें बहुत दिन से लग रहा है कि ऐसे ही चल रहा है मैथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ओनर ऑफ अ स्टोर डोनेट्स 2% ऑफ हर प्रॉफिट्स। तो पहली लाइन से क्या समझ में आता है भाई? सुज्ञान, पहली लाइन से समझ में क्या आता है कि ओनर कौन है? 2% ऑफ अ प्रॉफिट। अरे हटाओ यार, वो ओनर ऑफ हर सर प्रॉफिट। ओनर फीमेल है। हाँ ठीक है अवधूत, क्या पूरा फॉर्म में लग रहा है तू। ओके, so owner of a store donates 2% of her profits if she wants to donate, और लड़कियां ही डोनेट करती हैं, ये तुम लोग तो खा पी के मस्त ही रहते हो। ओके, of a store donates 2% of her profits if she wants to donate at least, कम से कम 250 रुपए हर महीने डोनेट करने वाली है भाई, 250 रुपए हर महीने। तो मार्गरेटा कोई भी पिज्जा खा सकते हो उसका। हाउ मच प्रॉफिट विल द बिजनेस नीड टू मेक? अच्छा, तो 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ व्हाट शी इज डोनेटिंग? 2% किसी चीज का तो डोनेट कर रही होगी। किस चीज का 2% डोनेट कर रही है भाई बेचारी? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का। तो मैं किसी चीज को, किस वेरिएबल को यहां पर 2% से मल्टीप्लाई करूंगा? मुझे प्रॉफिट एज ए वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि 2% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ऋषिकेश? प्रॉफिट मेरा पी हो जाएगा, ठीक है ऋषिकेश? हाँ, 2% ऑफ प्रॉफिट, 2% ऑफ प्रॉफिट। अब बताओ तो इनइक्वालिटी क्या बोल रही है कि जो 2% ऑफ प्रॉफिट है वही मेरा डोनेशन है, और वो डोनेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 250 रुपए, 250 रुपीज। सबसे छोटी वैल्यू 250 रुपीज हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर इनइक्वालिटी ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि द लीस्ट अमाउंट इज 250, द लीस्ट अमाउंट इज 250, मतलब जो भी डोनेशन आने वाला है वो 250 या उससे बड़ा होगा। द लीस्ट अमाउंट इज 250, सो द डोनेशन विल बी, डोनेशन विल बी a minimum of 250 रुपीज और ग्रेटर देन 250, ठीक है। तो फिर मेरी जो इनइक्वालिटी होगी वो क्या बोलेगी भाई कि सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 250 होनी चाहिए, यानी कि 250 या उससे बड़ी वैल्यू ही होनी चाहिए। चमका क्या ये इनइक्वालिटी भाई? ये वाली चीज किस किस को समझ में आ गई भाई? ये इनइक्वालिटी लीस्ट बोल रहा है, लीस्ट बोल रहा है, तो 250 को इंक्लूड कर रहा हूं मैंने इंक्लूड कर लिया, इक्वालिटी भी ले ली है, ठीक है। सभी को चमका? कोई ऐसा जिसको ये वाला पॉइंट नहीं चमका है भाई? ये वाला पॉइंट नहीं चमका है, चमका देंगे भाई। चमक गया क्या सभी को?
ओम, काफी Yes, समय sir. बाद Yes, हमारी मुलाकात yes, हुई sir. है। ओके, टाइम पे ज्वाइन किया करो बेटा। ओके, 2% ऑफ p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250। अच्छा, तो पूछ क्या रहा है, हाउ मच प्रॉफिट विल द बिजनेस नीड टू मेक। ठीक है, तो किस चीज की वैल्यू पूछी जा रही है भाई? P की वैल्यू सर। p की वैल्यू पूछी जा रही है। So the profit should be greater than or equal to 250. प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 और Sir, 2% ऑफ प्रॉफिट 2% of the profit. Sorry, 2% ऑफ द 2%. प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250। ठीक है, अच्छा भाई, तो 2% ऑफ p का मतलब है होता है 2/100 मल्टीप्लाइड बाय p। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर दोनों तरफ में पॉजिटिव नंबर्स हैं तब हम इनइक्वालिटी के अबाउट कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तब कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 125। 125। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कम से कम कितना होना चाहिए भाई? 125 00। ठीक है, 12,500। चमका भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो अब हमें पढ़ना है इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा, एक बहुत बड़ा पार्ट है मैथ्स का which is equivalent to mechanics of physics, that is called coordinate geometry। उसका एकदम छोटा सा पार्ट, स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन होती क्या है, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं। ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज इन इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अच्छा, सो आप सभी ने बचपन से ये पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट अगर मैं आपको दे दूं तो उन 2 पॉइंट से आप एक यूनिक लाइन डिफाइन कर सकते हो। किसी यूनिक लाइन को डिफाइन करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, पर क्या आपने कभी सोचा कि यही चीज क्यों होती है? किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 यूनिक पॉइंट क्यों चाहिए होते हैं? क्यों एक पॉइंट से लाइन डिफाइन नहीं हो पाती भाई? क्यों एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस डिफाइन हो जाती हैं? या अभी कुछ दिनों पहले हो सकता है फिजिक्स या केमिस्ट्री के टीचर ने लाइन का आपको इक्वेशन भी बताया हो, पर आपने कभी सोचा कि वही इक्वेशन क्यों हो सकता है लाइन का? कोई दूसरा इक्वेशन क्यों नहीं हो सकता लाइन का? लाइन को वैसे ही क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, इन सभी चीजों के आंसर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो जब मैं किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता हूं तो लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है बहुत सिंपल। लाइन के ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइन के 7 डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं, लेकिन सारे के सारे इक्वेशंस में एक चीज कॉमन होती है। वो चीज होती है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ठीक है, सो आपको किसी टीचर ने तो बताया होगा कि लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा जाता है, y is equals to mx plus c। y is equals to mx plus c, जहां पर ये m होता है स्लोप ऑफ लाइन, और ये c होता है, इस c को जनरली तो हम लेमन्स लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरसेप्ट, पर ये इंटरसेप्ट होता है अबाउट y एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। लेमन्स लैंग्वेज में इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये होता है अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अब देखो जो मेरा x और y है वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। उस y is equals to mx plus c पे 1.1, 2 भी हो सकता है जो xy को सेटिस्फाई करेगा, 1.2, 4 भी हो सकता है जो xy को सेटिस्फाई करेगा। तो वो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो मैं x और y की जगह रख सकता हूं, वो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल करके मुझे लाइन देते हैं। वो इनफाइनाइट पॉइंट्स यहां पर जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे एक लाइन मिलती है। ये चीज क्लियर है भाई? सभी को चमका क्या? यस सर। कोई ऐसा जिसको सर और डाउट एक है? बार बता दो ना हाँ, सर। फिर से सुनो। तो देखो, जब भी आपको कोई लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन तो दूर की बात है, पहले इक्वेशन के बारे में बात ही नहीं करते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कार्टेशियन प्लेन पे मुझे लाइन बनानी है। तो आपको पता होगा यूक्लिड ज्योमेट्री में बहुत सारी गलतियां हैं, पर यूक्लिड ने ये चीज तो बोली थी ना भाई, कि भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर के एक लाइन बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलकर के एक लाइन बनाते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो देखो, तो
ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट, ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी भाई, लाइन। ऐसी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि ऐसे एक लाइन बन रही है, मान लो कि ऐसे एक लाइन बन रही है इनफाइनाइट पॉइंट से, तो ये पॉइंट्स कहां मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इस इक्वेशन में? y की जगह पर इन्हीं पॉइंट्स का मैं ऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और x की जगह पर इन्हीं पॉइंट का एब्सिसा। ठीक है, तो शायद आपने ये वाली चीज 10th में पढ़ी होगी कि यहां पर जो मैं x लिखता हूं और ये y लिखता हूं, इस x को बोलते हैं एब्सिसा, इस x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो x की जगह पर मैंने सपोज 1 रखा, y की जगह पर मैंने 2 रखा, तो 1,2 वो 1,2 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पर मैंने m और c को कोई कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी दे दी है। सपोज मैंने m की वैल्यू 2 ले ली, c की वैल्यू 3 ले ली, तो m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 ले ली। ये दोनों वैल्यूज लेने के बाद जो इनफाइनाइट पॉइंट्स में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं y और x की जगह पर, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स मेरे लाइन कहलाता है। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन मेरा लाइन कहलाता है। ओके, अब ये स्लोप क्या होता है? अब ये स्लोप क्या होता है? स्लोप तो मैंने आपको पहले भी बताया था। किसी लाइन के स्लोप का मतलब क्या होता है भाई? वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल थीटा बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल थीटा बना रहा है, उस थीटा का टेंजेंट होता है स्लोप, उस थीटा का टेंजेंट होता है स्लोप। ठीक है, चमका, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, वो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, वो थीटा का टेंजेंट, जो थीटा कब बन रहा है भाई? जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आकर के जो अपना टेल एंड है वो लाइन पे खत्म कर रहा हूं। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, इसका जब मैं टेंजेंट ले लेता हूं तो यही वाली चीज मेरे लाइन का स्लोप कहलाता है। ठीक है, चमका भाई, लाइन का स्लोप समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको Yes, लाइन का sir. स्लोप Yes, नहीं पता sir. है? Yes, sir. सभी बोलो भाई, सभी बोलो, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, समझ में आया क्या मधुरा बेटा? Yes, sir. ऋषिकेश समझ में आया? sir. ओके ओके, समझ में आया बेटा? Yes. चलो ठीक है। और जो इंटरसेप्ट होता है, आप बोलोगे सर एक्स पे भी इंटरसेप्ट बना रहा है, मैं बोलूंगा हाँ एक्स पे भी इंटरसेप्ट बना रहा है, पर लाइन की जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं y = mx + c, इसमें जो इंटरसेप्ट होता है वो ये वाला इंटरसेप्ट होता है। तो c का मतलब है ये डिस्टेंस, वो ओरिजिन से कितना दूर जा करके मेरे y एक्सिस को कट कर रहा है, वो मेरा c हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझो कि जो दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं वही वो दो यूनिक पॉइंट्स दे रहे हैं, या वो जो दो यूनिक एंटिटीज दे रहे हैं, जिसके वजह से हम ये बोलते थे कि आपको किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, ऐसा हम बोलते थे ना भाई कि लाइन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये m और ये c। ये m और ये c जब पता चल जाएगा तब आप एक यूनिक लाइन डिफाइन कर सकते हो। और लाइन की यूनिकनेस दो आर्बिट्री एंटिटीज के ऊपर, दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ठीक है, आप पढ़ा तो रहे हो स्ट्रेट लाइंस। हमने बचपन में पढ़ा था कि किसी सर्कल को जब हम डिफाइन करते हैं, तो मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं सर्कल को डिफाइन करने के लिए। पढ़ा था ना भाई, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है। क्लास 9th या 10th की आपने ज्योमेट्री में ऐसा पढ़ा था? Yes, sir. किसी सर्कल को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। उसका भी रीजन है क्योंकि जो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c। तो यहां पर = 0। तो सर्कल के जनरल इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो g है, ये जो f है और ये जो c है, ये मेरे वो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, ये मेरे वो 3 आर्बिट्री एंटिटीज होते हैं जिनको फिक्स कर देने पर एक यूनिक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो जब भी अब मैं आगे से कोई कर्व बनाऊं तो खुद से क्वेश्चन करना कि अरे इस कर्व को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए। अच्छा, इसमें इतने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब समझो, x और y मेरे वेरिएबल हैं,
एम और सी ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन जब कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उनकी वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, जब कोई इक्वेशन लिखते हैं तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 5, तो जब कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उनकी वैल्यू पता चल जाती है। तो वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, वो कॉन्स्टेंट्स तो हैं लेकिन अलग अलग इक्वेशंस के लिए आर्बिट्री होते हैं। चमका भाई, समझ में आई चीज? यस सर, यस सर। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, स्लोप फॉर्म होता है ये लाइन का। अच्छा भाई, अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो लाइन का ये इक्वेशन नहीं पढ़ना, हमें लाइन का ये इक्वेशन नहीं पढ़ना। ठीक है, पर मैंने थोड़ा सा बता दिया कि यही पेरेंट इक्वेशन होता है, इसी इक्वेशन से सारे के सारे दूसरे इक्वेशंस ऑफ लाइन डिराइव किए गए। ओके, तो हमें पढ़ना क्या है भाई? हमें क्या करना है कि ये जानना है कि लाइन के इक्वेशन में जब RHS को कांस्टेंट कर दिया जाए तब x और y के डिनोमिनेटर्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं अपने इसी लाइन को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं अपने इसी लाइन को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करूं, कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? देखो, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लाइन का ही रिप्रेजेंटेशन है। मैंने लाइन कुछ ऐसे बना दी अभी के लिए। ठीक है, मैंने लाइन कुछ ऐसे बना दी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये लाइन, ये वाला पॉइंट है 0, नॉट 0, ये वाला पॉइंट है -5, 0, -5, 0, और ये वाला पॉइंट है 0,3, ये वाला पॉइंट है 0,3। ठीक है, तो आप मुझे बात बताओ कि अभी के केस में x इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट का मतलब तो केवल y होता है। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूं x इंटरसेप्ट, तो मतलब अब आपको x एक्सिस पे जाके इंटरसेप्ट देखना है। जब मैं केवल बोलूंगा इंटरसेप्ट क्या है तो आप बोलोगे अच्छा y एक्सिस के इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं सर, ये मैं लेमन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। ठीक है, कभी कभी बुक में इंटरसेप्ट को केवल y इंटरसेप्ट से रेफर करता है और x इंटरसेप्ट के लिए स्पेशली बोलेगा कि x इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो आप बताओ तो इस वाले लाइन के लिए x इंटरसेप्ट क्या है अभी? -5। ठीक है, अच्छा भाई, y इंटरसेप्ट है 3। ये वाला डिस्टेंस y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस दूर ट्रेवल करके कट कर रहा है भाई? 3 यूनिट्स। x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस? तो आप डिस्टेंस की अलजेब्रिक वैल्यू ले लो, -5 यूनिट्स का डिस्टेंस जब x एक्सिस पे वो ट्रेवल कर रहा है तो एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में जब x इंटरसेप्ट कुछ ऐसा है -5 और y इंटरसेप्ट है +3, तब मैं जो इक्वेशन सर वो -3 होगा ना सर? अरे सॉरी, 0,-3, मैं भावनाओं में बह गया, ये है -3, सो y इंटरसेप्ट भी है -3, y इंटरसेप्ट भी है -3। अच्छा भाई, y इंटरसेप्ट भी है -3, तो लाइन का इक्वेशन ना, मैंने आपको बोला कि जो पेरेंट फॉर्म होता है लाइन के इक्वेशन का वो तो होता है y = mx + 3। ठीक है, और ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स में अभी के लिए जरूरत पड़ सकती है ये वाले फॉर्म की। ठीक है, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिस फॉर्म की जरूरत है वो है ऐसा वाला फॉर्म, वो है फॉर्म x/a + y/b = 1। ठीक है, अगर मैं अपनी लाइन के इक्वेशन को कुछ ऐसा कन्वर्ट कर पा रहा हूं, कैसा कन्वर्ट कर पा रहा हूं भाई? जहां पर मेरा राइट हैंड साइड में आ गया 1, जहां पर मेरा राइट हैंड साइड में आ गया 1 और x के नीचे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया और y के नीचे भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब समझना इसको। अब आप बोलोगे कि सर ये लाइन कैसे है, ये लाइन यूनिक कैसे है, आप मुझे बताओ। तो फिर से वो जो पुराने आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे वो क्या थे भाई? m और c। ठीक है, नई वाली लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए मैंने नए आर्बिट्री कांस्टेंट्स डिफाइन कर दिए। अब मेरे नए आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं a और b। ठीक है, तो अभी भी दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनके बेसिस पे, दो ऐसे डिफाइनिंग एंटिटीज हैं जिसके बेसिस पे वो एक यूनिक लाइन बन रही है। ठीक है, अब ये जो a और b है ना, ये a ही होता है आपका इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये जो b होता है, ये जो b होता है वही होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यही होता है b मेरा। ठीक है, तो अगर इस लाइन का इक्वेशन मुझे जल्दी से लिखना होगा ना, लेकिन कब लिखते हैं? जब आपने RHS को सबसे पहले 1 बना दिया, RHS को 1 बना दिया। देखो, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आपको RHS को 1 बनाना है और x और y के बीच में पॉजिटिव साइन क्रिएट कर देना है। बाकी a और b नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
x का कोफिशिएंट 1 आ जाना चाहिए, y का कोफिशिएंट, अब y का कोफिशिएंट भी 1 आना चाहिए, बाकी सारी चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, बाकी सारी चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इस लाइन का इक्वेशन में कुछ ऐसा लिखूंगा, x बाय माइनस ऑफ 5 प्लस y बाय माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कब लिख सकते हैं? जब RHS को 1 बना दिया, x और y के बीच में पॉजिटिव साइन है, तब जो x का डिनोमिनेटर होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, जो y का डिनोमिनेटर होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। चमका भाई, अच्छे मेरा से yes समझ sir, गया? yes sir. फिर हो रहा से था क्या? सर, मेरे को थोड़ा वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 का थोड़ा पार्ट समझना है सर, मुझे हाँ, इसको हाँ। समझा रहे सर। हाँ ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमें अपना RHS 1 बनाना पड़ता है, हमने अपने LHS में x और y के बीच में पॉजिटिव साइन क्रिएट करना पड़ता है। अगर नहीं है तो आप वो डिनोमिनेटर में, y के डिनोमिनेटर में जो b लिखा हुआ है उसको नेगेटिव साइन दे दो। ठीक है, लेकिन x और y के बीच में इफेक्टिवली पॉजिटिव साइन क्रिएट कर लो, तब जो x का डिनोमिनेटर होता है वो आपका x इंटरसेप्ट होता है उस लाइन के इक्वेशन में, उस केस में, और जो y का डिनोमिनेटर होता है वो आपका y इंटरसेप्ट होता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं, एल्जेब्रिक वैल्यूज भाई, एक्चुअल वैल्यूज। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो। ठीक है, समझ में आया क्या सर? मैं भी एग्जांपल्स लेता हूं, अच्छे से समझ में आ जाए। इक्वेशन ही है क्या? हाँ, ये भी इक्वेशन ही है स्ट्रेट लाइन का। ये इक्वेशन क्यों इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का? क्योंकि इस इक्वेशन के पास भी अभी दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, a और b, दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, और किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए रहती है, किसी यूनिक लाइन को डिफाइन करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होती है। तो वो 2 पॉइंट्स रेफर्स टू दीज 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स। दो ऐसी चीजें जो चेंज हो रही हैं, जो पूरी लाइन को चेंज कर दे रही हैं, वो यहाँ पर a और b है, यहाँ पर m और c होते थे। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से देखना, अब 1-2 लाइंस अपने से बना लो, उसके बाद हम इससे आगे की बात करेंगे भाई। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करने से पहले लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में बात करने से पहले लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि हमें कुछ लाइंस प्लॉट करनी है, कौन कौन सी लाइंस भाई? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ये वाली लाइन प्लॉट करनी है। फिर सेकेंड लाइन है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 5। फिर थर्ड वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू 5। फिर फोर्थ वाली लाइन है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। और फिफ्थ वाली लाइन है 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सारी लाइंस हम प्लॉट करके देखते हैं कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, तो आपको मैंने ट्रिक बता दी भाई, आपको क्या करना है, पहले अपने RHS को 1 बना लेना है, और x और y के बीच में केवल एक पॉजिटिव साइन होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 हो जाना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सीखते हैं, पहले वाले के लिए सीखते हैं। फर्स्ट वाले के बारे में बात हो रही है, तो देखो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, 2x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। ये वाली चीज तो सभी को चमक गई होगी। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, RHS को 1 करने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, देखो उसके बाद मैंने क्या किया, x का कोफिशिएंट 1 करने की कोशिश की, तो इसको लिखा x डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 5/3 इज इक्वल्स टू 1। ये वाला स्टेप भी चमक गया भाई, ये वाला स्टेप भी चमक गया। ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला कि भैया जब इतनी मेहनत कर ही दिए हो तो आप ही अपनी कला का प्रदर्शन कर दो। मैं बोलूंगा बिल्कुल कर देता हूं भाई। कला का प्रदर्शन करने के लिए लाइन प्लॉट करनी है। अब जो लाइन होगी उसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, जो x के नीचे जब पॉजिटिव साइन और 1 क्रिएट कर लिया, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y 1 बना लिया, तो यहां वाली जो चीज है ना 5/2 और ये 5/3, ये x और y के इंटरसेप्ट हो जाएंगे। तो मेरा x का इंटरसेप्ट है, यहां पर कोई पॉइंट आएगा 5/2, 0, और यहां पर कोई पॉइंट आएगा 5/3, थोड़ा और छोटा होगा, यहां पर कोई पॉइंट आएगा 5/3, 0, 5/3। ठीक है, तो अगर मुझे लाइन प्लॉट करनी होगी तो मैं कुछ ऐसा करूंगा भाई, ये बन जाएगी मेरी लाइन, ऐसे बन जाएगी,
थोड़ी सी कम कला का प्रदर्शन कर रहा हूं मैं, ऐसा हो जाए, अरे बिल्कुल परफेक्ट बना भाई, ठीक है। सो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब आपकी मर्जी, आप लाइन का इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो या जहां से शुरुआत की थी भाई 2x + 3y = 5, ये वाली लाइन जो इंफिनिटी तक जा रही है, जो इंफिनिटी तक जा रही है, ये वाली लाइन है 2x + 3y = 5। चमका क्या, अच्छे से समझ में आया भाई? समझ में आया तो बोलो Yes, हाँ, sir. वरना Yes, मैं sir. आपसे पूछने वाला हूँ। व्हाइट पेपर लेके बैठ जाओ, मैं अभी आपसे स्केच करवाऊंगा, ठीक है। एक एक व्हाइट पेपर लेके बैठ जाओ, स्केच करवाऊंगा भाई। अभी तो कॉपी में लिखना, जब पूरा का पूरा एक बार स्केच करेंगे तब मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये पांचों लाइंस तो मैं अभी ऐसे ही करने वाला हूँ, ये पांचों लाइंस तो अभी ऐसे ही करने वाला हूँ। तो पहला वाला चमक गया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, एक sir. बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज, एक लाइन पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? सर 2 पार्ट। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये बहुत क्रिटिकल चीज है, बहुत यूजफुल चीज है, कभी कभी पीएनसी में भी इसका यूज होता है। तो यहां पर लिख लो, अ लाइन divides the Cartesian plane into 2 पार्ट्स। इक्वल अनइक्वल की बात नहीं करना, इंफिनिटी तक जा रहा है तो इंफिनिटी को इंफिनिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो पहला वाला हो गया, पहले वाली लाइन हमने स्केच कर ली। पेंसिल ही लेके बैठना, अब इसको पेन से, हाँ कर सकते हो पेन से भी, तो आसान है। एक्चुअल वाले क्वेश्चंस को पेन से मत करना है। चलो दूसरे वाले की बात करते हैं भाई। तो 3x - 2y = -5 है, ओके। ये तो प्लॉट करेंगे, अभी हम बात करेंगे 3x - 2y = -5 की, ठीक है भाई। अनीशा बेटा कैसे कन्वर्ट करना है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में? ये वाला इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बेटा? First divide it by -5. ओके, एक एक करके। Sorry, plus. Yes, -5. So I am dividing it by -5, so it became 3x divided by -5। ये 5 लिखा है मैंने, मेरी कला पे मत जाना। ये है 3x divided by -5 -2y divided by -5, so my RHS has become equals to 1, ठीक है। अब RHS हो गया 1, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? X divided by -5/3. Okay, so it became x divided by 5/3 with a negative sign, and Plus. so ये नेगेटिव मैंने पॉजिटिव Plus. कर दिया। Plus y divided by 5/2. 5/2 is equals to 1, ठीक है। चमका क्या है सभी को भाई? Yes, sir. चमका क्या? अब देखो तो मेरे जो ये हैं, ये देखो, ये है मेरे इंटरसेप्ट्स -5/3 और +5/2। अच्छा, तो यही दोनों इंटरसेप्ट्स हम प्लॉट कर देते हैं भाई अपने कार्टेशियन प्लेन पे, ये दोनों इंटरसेप्ट्स प्लॉट कर देते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पे मैं इंटरसेप्ट्स प्लॉट कर रहा हूं। तो चलो एक्स एक्सिस पे है -5/3, सो यहां पर कहीं आया होगा -5/3 और y एक्सिस पे है +5/2, तो यहां पर आया होगा 5/2। अब देखो तो 2 पॉइंट्स मिल गया, तो यहां से एक लाइन पास करा दो, ये हो जाएगी मेरी लाइन, ठीक है। पर ये लाइन तो इन्फिनिटी तक जा रही है, फिर से मेरे कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। चमक गया ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो दूसरा वाला हो गया, थर्ड वाला ट्राई करते हैं। y = 5। अब आप बोलोगे सर +5/2 कैसे हुआ? कहां पर? देखो बेटा, यहाँ पर एक पहले से नेगेटिव साइन था ना, सेकंड सम में। हाँ, यहाँ पर पहले से एक नेगेटिव साइन था ना, और ये वाला नेगेटिव साइन। तो देखो तो ये नेगेटिव को मैंने कैंसिल किया, तब हो गया ये पॉजिटिव। नहीं चमका क्या? नहीं, ये सब वो दिखाने है ना, इंटरनेट इशू, वो अच्छा, डायरेक्टली ग्राफ दिखा। अच्छा, हाँ, ये नेगेटिव मैंने कैंसिल कर दिया। फिर जो 2y का जो कोफिशिएंट है, उससे जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसको y के कोफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश की, और डिनोमिनेटर में सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज ले ली, ठीक है। चलो, तो आप बोलोगे सर इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमें समझ में आ गया, अब थर्ड वाला इक्वेशन है y = 5।
ठीक है, तो ये थर्ड वाला इक्वेशन क्या सर ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता है? यहां पर तो y इक्वल्स टू 5 है सर एक्स इंटरसेप्ट नहीं रहेगा सर। x इंटरसेप्ट नहीं रहेगा क्या सर सिर्फ y इंटरसेप्ट होगा। सिर्फ हाँ, y सर। इंटरसेप्ट होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूं 0x 0x plus y प्लस y इज इक्वल्स टू 5 ऐसा लिखने की कोशिश करूं और फिर इसको बना दूं 0x डिवाइडेड बाय 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 ओके एंड देन इसको ऐसा कर लूं और x डिवाइडेड बाय 5 बाय 0 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 तो y इंटरसेप्ट तो 1 हो गया x इंटरसेप्ट क्या हो गया 5 डिवाइडेड Not बाय defined. 0 Not 5 defined. डिवाइडेड Not बाय defined 0 होगा। ठीक है नॉट डिफाइंड होगा बिल्कुल सही। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 0 को अप्रोच कर रहा हूं। आप बोलोगे सर यहां पर क्यों ऐसा कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब मैं लाइन का स्लोप लिखता हूं यहां पर आकर के ये वाले केस में जब लाइन का स्लोप लिखते हैं तो लाइन का स्लोप अगर आपको tan थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है या अगर आपको tan थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में पता है तो आपको सारे के सारे एंगल्स के लिए पता चल जाएंगे। ठीक है सो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू तो है लेकिन ये नॉट डिफाइंड वैल्यू तक हम पहुंचे कैसे? तो मैं बोल रहा हूं कि नॉट डिफाइंड वैल्यू तक मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहा हूं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्रोच कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं इसको मैंने कुछ बनाया होगा पहले 5 डिवाइडेड बाय 1 फिर मैंने इसे बनाया होगा 5 डिवाइडेड बाय 0.1 फिर मैंने इसे बनाया होगा 5 डिवाइडेड बाय 0.01 फिर मैंने इसे बनाया होगा 5 डिवाइडेड बाय 0.0001 तो ये वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू बढ़ती गई होगी बढ़ती गई होगी बढ़ती गई होगी नहीं चमक रहा है। पहले था 5 फिर हो गया 50 फिर हो गया 500 5000 एंड सो ऑन ऐसे बड़ा होते जा रहा है। तो जो x का इंटरसेप्ट है वो बड़ा होते जा रहा है। आप सोचो तो एक लाइन जिसमें y इंटरसेप्ट 5 है x इंटरसेप्ट पहले कुछ ऐसा हुआ ऐसा था फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ बड़ा होते जा रहा है 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 तो एक समय ऐसा आएगा कि ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी भाई? y एक्सिस। ठीक है अब मैंने ये सारी बकवास क्यों की? क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन एक्सेप्शन टू कैलकुलस। कैलकुलस का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिसके ऊपर कैलकुलस पूरी बेस्ड है वो ये है कि मैं टेंजेंट का स्लोप कभी इंफिनिटी नहीं लेता। ठीक है टेंजेंट का स्लोप कभी नॉट डिफाइंड नहीं लेता उसको एक बहुत बड़ी वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी ले लेता हूं। नॉट डिफाइंड लेके चलोगे तो किसी भी चीज का दुनिया में स्लोप नॉट डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है तो कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज आर टू डिफरेंट चैप्टर्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कैलकुलस में बताओ तो आप बोलोगे भाई सर समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इज नॉट डिफाइंड। लेकिन भैया अरे टेंजेंट तो रियल बन रहा है ना भाई उसका स्लोप नॉट डिफाइंड कैसे बोल रहे हो? तो आप बोलोगे सर उसमें x में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल x में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो कोई फंक्शन भी नहीं होगा। अगर x में चेंज नहीं होता तो फंक्शन भी नहीं बनेगा क्योंकि फंक्शन बनने के लिए भाई एक के साथ एक फ्री होना चाहिए ना भाई। यस सर। दो के साथ एक फ्री चलेगा लेकिन एक के साथ दो फ्री नहीं होगा भाई। एक x की वैल्यू पर दो y की वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। देखो तो ऐसा कुछ हो जाता था। अगर मैंने ऐसा कोई फंक्शन ले लिया जिसपे स्लोप आ जा रहा है आपका इंफिनिटी इसका मतलब आपके x में कोई चेंज ही नहीं हुआ। x में कोई चेंज नहीं हुआ तो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल गई तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। फंक्शन ही नहीं रहा तो उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। ठीक है तो ये वाली चीज बहुत क्रिटिकल सी है। दोनों थ्योरीज बस एक जगह आकर के मिलती हैं कि जब स्लोप इंफिनिटी हो जाता है तो कैलकुलस क्या बोलता है? कैलकुलस बोलता है आप स्लोप को नॉट डिफाइंड बोलिए। आप स्लोप को बोलिए नॉट डिफाइंड है क्योंकि फंक्शन का उस पॉइंट पर मैं टेंजेंट नहीं निकाल पा रहा हूं। लेकिन कोऑर्डिनेट क्या बोलता है कि जब आप रियली इसको स्केच करोगे तब आप उसका एक टेंजेंट बना सकते हो जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगा। चमका भाई फाइनल कंक्लूजन तो समझ में आया Yes, sir. ठीक है Yes, तो अब याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? केवल ये वाले फॉर्म के लिए हम क्या बोलेंगे? ये वाले फॉर्म के लिए हम क्या बोलेंगे कि भैया मेरे इसके लिए हम सिंपली याद कर लेंगे y is equals to some constant is a line parallel to
एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही। y इज इक्वल टू सम X-axis. कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कैसे देख लो भाई, एक बना देते हैं, यहां पर बोल देते हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। अभी क्या किया था मैंने, सॉरी मैंने गलत बना दिया था, वहां पर x के लिए इंफिनिटी जा रहा है ना। ओके, सो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है अभी 0,5 और x इंटरसेप्ट बड़ा होते गया। पहले ऐसा कुछ था x इंटरसेप्ट, फिर यहां से बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और एक केस ऐसा आ रहा है कि वो x इंटरसेप्ट बिल्कुल इंफिनिटी हो जा रहा है, इसलिए लाइन क्या हो जा रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एकदम जनरल कंडीशन पे लिख देंगे भाई इसके लिए कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विल गिव अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपल, पासिंग थ्रू 0,5। किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया ना? नो सर। ठीक है। यस सर। फिर से एक बार, Yes, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं है आंसर कर पाती कैलकुलस का, और कैलकुलस भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आंसर नहीं कर पाता है। ठीक है, न्यूटन लेमनी ने नहीं बनाया था उसके लिए कैलकुलस। ओके, सो जैसे मैंने ये बनाया, थर्ड वाला बनाया, वैसे ही क्या मैं फिफ्थ वाला भी बना सकता हूं? 3x minus 7 is equals to 0, बिल्कुल सेम कंडीशन लिखनी है। 3x minus 7 is equals to 0, 3x minus 7 is equals to 0। अगर मैं ये वाला केस लूंगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि सर यहां से जो x है, अब वो x है 7/3। तो जैसे मैंने यहां पर y के लिए लिखा ना, y is equals to 5 के लिए बनाया लाइन, वैसे ही x is equals to 7/3 के लिए भी लाइन बना लेंगे। वो वाली लाइन क्या हो जाएगी भाई, x is equals to something will be a line parallel to y axis। ठीक है, y axis के पैरेलल एक लाइन बनाओ जो x is equals to 7/3 से पास कर रही है। x is equals to 7/3 पे चले जाओ भाई, इधर आ गया x equals to 7/3 पर, और लाइन पैरेलल टू y axis बना ली, तो ये बन गई मेरी लाइन पैरेलल टू y axis। ठीक है भाई, ऐसा हो जाएगा कुछ, तो यही हो जाएगा x is equals to 7/3। ठीक है, तो इसके लिए भी लिख लेना भाई जनरल केस कि x is equals to constant will be a line parallel to y axis, लाइन पैरेलल टू y axis। ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं, लास्ट वन। फोर्थ वाला है 3x plus y is equals to minus of 7, 3x plus y is equals to minus of 7। ठीक है, 3x plus y is equals to minus of 7। तो हमें बताएगा फोर्थ वन इज 3x plus y is equals to minus of 7। हमें बेटा कैसे करेंगे इसको? सर पहले 7 को नीचे ट्रांसफर करेंगे। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, रीचेक की वही क्वेश्चन है ना, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ 3x plus y लिखा था मैंने। हाँ भाई, कैसे करेंगे हमें बेटा, क्या बोला आपने? सर पहले -7 को नीचे लेंगे सर, ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो गया 3x by minus of 7 plus y by minus of 7 is equals to 1। ठीक है, -7 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। चलो उसके बाद सर अभी जो 3x है ना सर, 3x upon -7 वो 3 नीचे लेंगे सर, ऐसा बन जाएगा, upon -7 upon ऐसा बन जाएगा, y डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 7 ऐसा बन जाएगा। बस कहानी खत्म भाई, ये हो गया इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसमें जो दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं वो दोनों नेगेटिव बन रहे हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं ये दोनों इंटरसेप्ट भी, ये दोनों इंटरसेप्ट भी बना लेते हैं। ओके फाइन। अच्छा भाई, तो यहां पर x एक्सिस के लिए जो इंटरसेप्ट है वो है -7/3 और y एक्सिस के लिए है y एक्सिस के लिए -7 है, y एक्सिस के लिए है -7। ठीक है, सो 0, -7 से पास करेगी और -7/3, 0 से पास करने वाली एक लाइन होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी लाइन भाई, ये ऐसे दिखेगी मेरी लाइन। बस हो गया। ओके भाई, तो चमक गया, कम से कम लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के तो ग्राफ हम आसानी से स्केच कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो फीजिबल सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यहां पर हमने लीनियर इनइक्वेशंस इन, हाँ चलो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फीजिबल सॉल्यूशन देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस के फीजिबल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो फीजिबल सॉल्यूशन फॉर
feasible solutions for pair of linear equations in two variable. ठीक है, feasible solutions for दो इक्वेशन या दो से ज्यादा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं होगा, इक्वेशंस नहीं, इन इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलो अच्छा भाई, अब इसके लिए आप व्हाइट पेपर भी रख लो और मॉड्यूल का ही मैं एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर रहा हूं। व्हाइट पेपर ले लो भाई और मॉड्यूल का एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सभी व्हाइट पेपर ले लो, जिसको बोलूंगा फिर वो वीडियो ऑन करके दिखाएगा। सभी एक एक व्हाइट पेपर ले लो, ठीक है, घबराओ मत भाई। अरे खुशी आ गई क्या? घबराओ मत, सारी की सारी चीजें हम ही करने वाले हैं, मिल के करेंगे भाई सभी, ठीक है। ओके कूल। सो मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज का थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नहीं, ये थर्ड नहीं है, ये है सेकंड वाला पार्ट। उसमें पेयर से ज्यादा है, ठीक है, पेयर और मोर लिख लेना यहां पर मुझे लगा कि केवल दो ही होंगे, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा। सो यहां पर है इन इक्वेशंस x plus 2y is less than equals to 3, okay, 3x plus 4y is greater than equals to 12, x is greater than equals to 0 और y is greater than equals to 1। चलो ऐसी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो आपको जब इनइक्वालिटी का इनइक्वालिटीज का फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है तो आपको पहले भूल जाना है कि इनइक्वालिटीज हैं भी। आपको पहले ये चारों की चारों लाइंस प्लॉट करनी है, पहले भूल जाओ कि इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहला स्टेप प्लॉट दी लाइंस with without considering the inequalities, ओके। इनइक्वालिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है भाई, कोई ख्याल नहीं आना चाहिए दिमाग में। सबसे पहले सारी की सारी लाइंस प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो स्टेप्स में यहां पर सारे लिखने वाला हूं, मैं थोड़ा सा और नीचे में प्लॉट करूंगा। सो आ जाते हैं यहां पर और हाँ, सो मेरी लाइंस होंगी, ओके, मेरी लाइंस हो जाएंगी, एक लाइन हो जाएगी। अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। यहां पर है, यहां पर मैं पहले वाले को प्लॉट करूंगा तो ऐसा आएगा x/2 प्लस नहीं x/3 प्लस y/3/2। देखो तो 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया x/3 प्लस y डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगी मेरी पहली वाली लाइन। दूसरी वाली लाइन हो जाएगी x/4 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1। और ये वाली लाइन है नहीं, उसकी नेक्स्ट वाली लाइन है x इक्वल्स टू 0 और उसकी नेक्स्ट वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सभी को क्लियर है ना भाई? ये कैसे आई, ये चारों की चारों लाइन सभी को क्लियर है? आगे बढ़े भाई यहां से। यस नहीं समझ में आया, केवल 12 से डिवाइड किया, x और y के बीच में तो पहले से पॉजिटिव साइन है। अच्छा ठीक है, चलेगा। चलो पहले वाली लाइन में प्लॉट करता हूं तो x इंटरसेप्ट 3 होना चाहिए, y इंटरसेप्ट 3/2 होना चाहिए। x इंटरसेप्ट 3 तो ये मैं मान लेता हूं 1 2 3, x इंटरसेप्ट होना चाहिए 3, y इंटरसेप्ट होना चाहिए 3/2। सो ये भी 1 2 3 सभी साथ साथ बनाना, जिससे बोलूंगा फिर उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो y इंटरसेप्ट होना चाहिए 3/2। मेरा टू द स्केल शायद ना बने,
ओके, सो y इंटरसेप्ट होना चाहिए 3/2 मतलब 1.5, तो यहां पर होगा कुछ y इंटरसेप्ट। तो मेरी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कैसे, कुछ ऐसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। ये बन गई, ये हो गई 3 से पास कर रही है, और फिर इसको मैंने पास करा दिया 1.2 से, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी को जा रही है, ऐसा बना दिया मैंने कुछ, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ऑन y एक्सिस, ये हो गया मेरा 2 से ऊपर चला गया यार, नहीं 2 ऊपर था क्या, थोड़ा सा टू द स्केल नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा रिकंसिडर कर रहा हूँ। ओके, कंसिडरिंग दिस एज 0.1, this is 0.1, this is 1.5, this is 2, this is 3, ठीक है। टू द स्केल नहीं था तो ऐसा ले लिया मैंने। ये वाला पॉइंट है 0,3/2 और ये वाला पॉइंट है नहीं अभी नहीं है, ये मैंने पास करा दिया, ये देखो तो ये अभी पास कर गया 3 से, ठीक है, 3 से पास कर गया, और चलो जितना हो रहा है उतना करेंगे। और ये वाला पॉइंट है 3,0। चलो, तो पहले वाली लाइन बन गई भाई सभी की, पहले वाली लाइन बन गई। यस चलो Yes, sir. दूसरे वाले के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 4, x का इंटरसेप्ट 4 होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स 3,0 से आगे चले जाएंगे, 3,0 से थोड़ा आगे चले जाएंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0 और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू है 3, y इंटरसेप्ट है 3, y की वैल्यू 3 नहीं है, y इंटरसेप्ट है 3, तो ये है 0,3। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक लाइन बनाऊंगा जो 0,3 से पास कर रही है और 4,0 से भी पास कर रही है, ये रही वो लाइन जो 0,3 और 4,0 से पास कर रही है, ये बन गई मेरी लाइन, ठीक है। तो दूसरी वाली लाइन बन गई, ठीक है। अब मैं इन लाइंस का नाम भी लिख दे रहा हूं, और ऐसे ही लिखते हैं। पहली वाली लाइन थी मेरी, पहली वाली लाइन थी x + 2y = 3, देखो यहां पर लिखेंगे, ये मैं लिख रहा हूं, यहां से नहीं होगा, हाँ भाई, ये है x + 2y = 3, ये पहली वाली लाइन है। दूसरी वाली लाइन है 3x + 4y, दूसरी वाली लाइन है 3x + 4y = 12, ठीक है। और फिर है x > 0 और y > 1, तो x = 0 क्या होता है, x = 0 होता है y एक्सिस, ठीक है। तो ये लिख लो अगर कोई भूल गए तो, x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो नहीं बना रहा होगा ये खत्म होने के बाद क्वेश्चन मैं क्लास से निकाल दूंगा, मैं बोलूंगा आपको दिखाने के लिए, कोई यहां पर रोएगा नहीं कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप कर देना मुझे अगर रोना है, तुम्हें नेट नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा है, और चले जाना क्लास से। ओके, सो x = 0 द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो मैं y एक्सिस के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा हूं, यही y एक्सिस है भाई, y एक्सिस नहीं बना रहे हैं। अच्छा, और लास्ट वाली लाइन है y = 1, y = 1 विल बी अ लाइन, अभी पढ़ा, विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो यहां से एक लाइन आएगी, ये वाला पॉइंट मैंने लिया था 1, तो यहां से एक लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो जाएगी y = 1, ये हो जाएगी लाइन y = 1, ठीक है। हो सकता है मेरा ग्राफ टू द स्केल ना हो, ठीक है, चलो, लेकिन फिर भी हो सकता है टेंटेटिव ऐसे ही दिखता हो वो ग्राफ, ठीक है। सो ये लाइन हो गई इंफिनिटी तक जा रही है, और ये लाइन है y = 1, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने सारी की सारी लाइंस प्लॉट कर ली, लाइंस में एरो बना दो भाई, लाइंस का कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये सारी की सारी लाइंस इंफिनिटी पे जा रही हैं, ठीक है। सभी एरोस बनाएंगे वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं, एरोस बना लो भाई, सभी के लिए एरोस बना लो वरना एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो पहला वाला स्टेप तो हम सभी ने कर लिया भाई, प्लॉट कर लिया। दूसरे वाले स्टेप में क्या करेंगे, अब मुझे इनका फीजिबल रीजन निकालना है, हर एक लाइन का फीजिबल रीजन निकालना है, ठीक है। तो देखो, लाइन का फीजिबल रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन का फीजिबल रीजन निकालने के लिए स्टेप 2
और ये चीज आप एग्जाम में भी कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने मन से, अपनी इच्छा से कोई एक पॉइंट चूज करके अपने इनइक्वालिटी में रख दो। अपने मन से कोई एक पॉइंट चूज करके अपनी इनइक्वालिटी में रख दो। अगर वो वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उस इनइक्वालिटी को, तो उस वाले रीजन के, मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पूरे के पूरे कार्टेशियन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है भाई? 2 दो पार्ट्स में, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो दो ही फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, मतलब या फिर लाइन का इस वाला पार्ट फिजिबल सॉल्यूशन है या फिर लाइन का दूसरा वाला पार्ट फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, किसी इन इक्वेशन में जो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जो एक लाइन बन रही है, उसका जो फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो या तो लाइन का एक पार्ट होगा, मतलब सपोज अगर लाइन का पहला वाला पार्ट मैं ऊपर ले रहा हूं, यहां पर इस वाली लाइन के लिए इसका फिजिबल रीजन क्या हो सकता है? इस वाली लाइन के लिए इसका फिजिबल रीजन हो सकता है, हाँ इसका फिजिबल रीजन हो सकता है या तो इस लाइन के इस तरफ के सारे रियल पॉइंट्स, या फिर इस लाइन के इस तरफ के सारे रियल पॉइंट्स। ठीक है, अगर लाइन में इनइक्वालिटी है तो या तो लाइन के ऊपर के, अब ये लाइन तो इंफिनिटी तक जा रही है, तो इसके ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी इसके फिजिबल रीजन में होंगे। या फिर एक केस ये हो सकता है, या फिर इस लाइन के नीचे के जितने सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो मेरे फिजिबल रीजन में हो सकते हैं। यही दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो सपोज अगर मुझे फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है किसी इक्वेशन का, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप ऑरिजिन सब्स्टिट्यूट करो, अपने इनइक्वालिटी में ऑरिजिन सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट 0,0 और any suitable value if the value satisfies the inequality, then that part is the feasible solution. ओके, तो देखो पहले वाले के लिए पहले ये लिख लो, या तो आपको 0,0 रखना है। अगर 0,0 से बात नहीं बन रही है तभी किसी दूसरे पॉइंट के बारे में सोचेंगे भी। अगर 0,0 से बात बन रही है तो बस 0,0 रख देंगे। ठीक है, तो पहले वाली इनइक्वालिटी देखते हैं अपनी। पहले वाली इनइक्वालिटी मेरी कुछ ऐसे थी। ठीक है, पहले वाली इनइक्वालिटी की लाइन कौन सी है भाई? पहले वाली इनइक्वालिटी की ये वाली लाइन है, ये है मेरी पहली वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, ये है मेरी पहली वाली इनइक्वालिटी। अच्छा भाई, तो जब मैं इसमें 0,0 रख रहा हूं तो क्या 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ये इक्वेशन ट्रू है? 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ये इक्वेशन ट्रू है? अरे भैया 0 लेस देन 3 तो है ना, इक्वल्स टू भूल जाओ, 0 लेस देन 3 है ना, तो ये इक्वेशन ट्रू है ना भाई? 0 इज लेस देन 3, इसका मतलब जो मेरा ऑरिजिन पॉइंट है, ये बस ट्रिक है, हमेशा ट्रू। आप बोलोगे सर 0 तो इक्वल्स टू 3 है ही नहीं। अभी यार कम तो है ना उससे, 0 इज लेस देन 3 तो है, एक चीज तो ट्रू हो रही है। ठीक है, इसका मतलब 0 क्या है? 0 मेरे इस लाइन के फिजिबल सॉल्यूशन वाले पार्ट में लाई कर रहा है। 0 मेरे इस लाइन के फिजिबल सॉल्यूशन वाले पार्ट में लाई कर रहा है, तो इस लाइन के लिए जो सॉल्यूशन सेट होगा वो ये वाला साइड हो जाएगा। इस लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, वो सारे के सारे मेरे लाइन के फिजिबल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, क्योंकि ऑरिजिन मेरे फिजिबल सॉल्यूशन में है। अगर नहीं सेटिस्फाई करता ऑरिजिन तो फिर इसके अपोजिट के सारे पॉइंट्स ले लेते। क्लियर हुआ क्या? यस सर। फिर से बोलो भाई। Yes, sir. अगर 0,0 सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब फिजिबल सॉल्यूशन में ऑरिजिन लाई कर रहा है। तो देखो कौन से साइड में ऑरिजिन है भाई? इस साइड में ऑरिजिन है, तो इसके इधर वाले सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है चमका भाई? यस तो सर। बात हुई पहले वाली sir. लाइन की। अभी आगे बढ़ना है भाई। अभी 3x + 4y > 12 की बात कर रहे हैं। अब दूसरे वाले लाइन की बात कर रहे हैं। देखो तो इसमें बोल रहा है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, ट्रू है क्या? नो सर। फॉल्स है। No, पहले sir. लाइन किधर है False. देख लेते हैं। ये रही मेरी लाइन,
ये रही मेरी लाइन, ये रही मेरी अल्पेनलीवे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि वो वाला सॉल्यूशन सेट देखना है जिसमें 0,0 लाइन नहीं करता है। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा भाई? इसके Circle. ऊपर का Side वाला। सारा सॉल्यूशन, इसके ऊपर का सारा सॉल्यूशन। अच्छा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या ये हुआ क्या कि ये पहले वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन में कोई कॉमन रीजन है ही नहीं? क्या इसका मतलब ये हुआ क्या? नहीं सर है ना। एक्सटेंड किए हाँ, तो आ सकता है। ये वाली लाइन को अगर इधर से एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, किधर तक एक्सटेंड कर दिया जाए? देखो इधर तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो देखो, तो ये वाली लाइन के नीचे जाना था, इस वाली लाइन के ऊपर जाना था। तो इधर में मिलेगा ना भाई कुछ फीजिबल, इधर में मिलेगा ना कुछ फीजिबल सॉल्यूशंस, इधर Yes, में sir. मिलेंगे ना कुछ Yes, फीजिबल सॉल्यूशंस, यस सर। ठीक है। Yes, sir. चमका भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, Yes, sir. खत्म नहीं हुआ। Yes, sir. चारों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो मुझे निकालना है, चारों का कॉमन सॉल्यूशन मुझे निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब x इक्वल्स टू 0, सॉरी, अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। आप बोलोगे इसमें 0,0 का बात नहीं बनेगा, इसमें 0,0 से बात नहीं बनेगी। वो हर लाइन जो ऑरिजिन से ही पास कर सकती है उसके लिए 0,0 से बात नहीं बनती है। इसलिए मैंने लिखा कि सब्स्टिट्यूट 0,0 और एनी सुटेबल वैल्यू। तो आप कोई दूसरी वैल्यू रख दो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में अपने मन से कोई भी वैल्यू रख दो, जो मन करे वो रख दो। आप बताओ कौन सी वैल्यू रख दी जाए? 2 रख दी जाए। x की जगह मैं 2 रख रहा हूं। देखो पहले x इक्वल्स टू 0 है क्या? y एक्सिस है, यही तो है मेरा x इक्वल्स टू 0, Yes, यही तो sir. है मेरा x इक्वल्स टू 0। चलो x इक्वल्स टू 0 मेरा y एक्सिस है, सॉरी, हाँ, x इक्वल्स टू 0 मेरा y एक्सिस है। जब x की वैल्यू 2 रखी तो, देखो तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0 है, Yes, sir. यस है, सर। 2 ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन side. सेट क्या हो जाएगा? सारे के सारे पॉइंट्स जो इस एक्सिस के इधर लाई कर रहे हैं, y एक्सिस के राइट में लाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स 2,0 इसको सेटिस्फाई किया। इसलिए सारे के सारे पॉइंट्स जो y एक्सिस के राइट में लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए। चमका? Yes, sir. Yes. Yes, सब sir. अच्छे से समझ में आ गया ना? Yes, चलो sir. लास्ट वाला, हाँ बोलो सर बेटा। वो सर अगर x -2 लिए तो? -2 लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर x की वैल्यू -2 लोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब -2,0, इसका मतलब ये वाला पॉइंट मेरे फिजिबल रीजन में नहीं लाई कर रहा है, तो इसके अपोजिट वाला सेट होगा। अरे भाई ये दो ही पार्ट में तो डिवाइड कर रहा है भाई। तुम्हारे पास जितना पैसा है उसमें तुम ये वाले दुकान से सामान खरीद सकते हो या ये वाले दुकान से खरीद सकते हो। तो अगर इससे नहीं खरीद सकते तो किससे खरीद सकते हो? इसी से खरीद सकते हो, इसी साइड आके खरीद सकते हो। तो इसका मतलब फिर से आपका फिजिबल सॉल्यूशन यही वाला हो जाएगा। तो आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रखो, जो वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगी उसकी अपोजिट साइड चले जाओ। चमका क्या? सर यस ठीक है। सर अच्छा अब लास्ट, मुझे वो लास्ट पॉइंट नहीं समझा। कौन सा लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट? x इज इक्वल्स टू 2 वाला। अपने मन से कोई भी एक वैल्यू दे दो। अगर आप 0,0 दोगे तो वो पॉइंट खुद ही इस लाइन पे लाई करने लग जाएगा। जो पॉइंट खुद ही इस लाइन पे लाई कर रहा है वो कैसे बताएगा कि भाई उसके राइट साइड वाले पॉइंट्स होंगे फिजिबल सॉल्यूशन या लेफ्ट साइड वाले होंगे? इसलिए कोई दूसरा पॉइंट ले लो। तो कोई भी दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया 2,0। 2,0 इधर लाई करता है, ये वाला पॉइंट है 2,0। 2,0 जब मैंने रखा, किस में रखा भाई? इनइक्वालिटी में रखा। तो 2 इज ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस वाले लाइन के वो वाले साइड वाला पार्ट लेंगे जिस वाले साइड में 2,0 लाई करता है, ठीक है। तो इस वाले लाइन का राइट वाला पार्ट ले लेंगे। चमका? यस सर। और लास्ट वाला है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में 0 रख सकते हैं क्या? हाँ, ये तो 0 से पास नहीं कर रहा है। तो जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे, अरे x तो है ही नहीं, तो सिंपली y की वैल्यू 0 रखोगे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में। तो 0 इज ग्रेटर देन 1। 0 क्या 1 से बड़ा है? No, sir. नहीं है। No, sir. तो इस लाइन का फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? इस वाली लाइन का फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? सारे के सारे पॉइंट्स जो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑरिजिन नहीं लाई कर रहा है। तो दो ही पॉइंट्स हो सकते हैं, दो ही केसेस हो सकते हैं। तो नीचे वाले पॉइंट्स या तो ऊपर वाले, ऑरिजिन नहीं लाई कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर वाले। तो क्या इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन है? No, sir. चारों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं No, आया। sir. देखो तो इन दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन कहां मिल रहा था? इधर आके मिल रहा था, ठीक है। तीसरे वाले लाइन के लिए भी x इक्वल्स टू 0 के लिए भी इसके राइट में मिल रहा है।
ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 के राइट में फिर से ये वाले सारे पॉइंट्स कॉमन सॉल्यूशन आ सकते हैं, लेकिन चौथी वाली लाइन ने सब गड़बड़ कर दिया है, बोल रहा है इसके ऊपर सारी की सारी चीजें, तो फिर इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेप 3 में आपको यही निकालना है, फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। और for all inequations, ठीक है, सभी का जो कॉमन सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि 2 के कॉमन सॉल्यूशन मिल गए तो वो ले लेंगे। ठीक है भाई, फिर से समझो, ये जो फोर्थ वाली लाइन है बोल रही है इसके ऊपर के सारे पॉइंट्स होने चाहिए, थर्ड वाली लाइन बोल रही है उसके राइट के सारे पॉइंट्स होने चाहिए, फर्स्ट वाली लाइन बोल रही है उसके नीचे के, सेकंड वाली लाइन बोल रही है उसके ऊपर के, तो इन दोनों के तो कॉमन सॉल्यूशन इधर आके मिल रहे हैं। फिर इन तीनों के भाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन, इन सबके कॉमन सॉल्यूशन भी इधर मिल रहे हैं, बस एक लाइन से गड़बड़ हो जा रहा है भाई, ये दाल में काला, ये ऊपर के सारे पॉइंट्स की बात कर रही है। ठीक है, तो इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। चमका क्या? Yes, sir. चलो ठीक है। ओके, किसने नहीं बनाया है? किसने नहीं बनाया? मधुरा बेटा, आपने स्केच किया क्या? मधुरा, आपने स्केच किया क्या? So if you not reply, I'll remove you from the meeting. मधुरा, आपने स्केच किया? हाँ सर। हाँ, भेज दो तो बेटा, भेजो तो व्हाट्सएप पे, या दिखाओ तो वीडियो ऑन करके, अगर वीडियो काम कर रहा है तो। सर वीडियो काम नहीं करता और मम्मी घर पर नहीं है। अच्छा, ठीक है, नाइस, जो भी आपने सोचा। ओके, सो कौन दिखाएगा भाई? अनिरुद्ध, वीडियो ऑन हो सकता है? यस सर। वीडियो ऑन हो सकता है? हाँ, ऑन करके दिखा दो, तूने स्केच किया कि नहीं? हाँ, दिखाओ तो स्केच किया कि नहीं। 1 सेकंड। अरे तू कुछ बोलेगा ना, अपना अनम्यूट करेगा तो अपने आप ही वहां पर प्रोजेक्ट हो जाएगा। कुछ बोल तो सही। हाँ, कर तो लिया है वैसे। हाँ ठीक है, ओके फाइन। कौन चीता बन रहा था भाई? और जस्ट स्क्रॉल डाउन करो। कर दिया यार, किसको स्क्रॉल डाउन? कभी कभी दिखता है यार मैसेज। देखो यार, मैं मैसेज तो नहीं देखूंगा अभी, इसके बाद से। ओम, बनाया क्या बेटा? ओम, स्केच किया? बनाया क्या? एक बार दिखा दे तो सबको, जलवा दिखा दे तो। कहाँ है ओम? अरे ओम आ गया। हाँ, बना लिया है, ठीक है। वो लाइन को दोनों को नीचे एक्सटेंड कर देना, उनके कॉमन सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है। उन दोनों को नीचे एक्सटेंड कर देना, उनके कॉमन सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये सारी तो बात हुई। अब देखना, यहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल सी चीज मैंने डिस्कस नहीं की, वो ये है कि आप बोलोगे सर ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटी अगर केवल ऐसा होता तो क्या करते? अगर केवल ऐसा होता 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12 इक्वल्स टू नहीं होता तो क्या करते? ठीक है, तो देखो इसके बारे में बात करते हैं। 3x प्लस 4y केवल अगर ग्रेटर देन 12 होता तो क्या करते भाई? तब क्या करते? देखो, एक अलग से मैं बना रहा हूं, एक अलग से बना दे रहा हूं समझने के लिए। केवल अगर मुझे कुछ ऐसा दे दिया गया 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12, इसके फिजिबल सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। तो अभी भी कहानी क्या बोलती है भाई? पहले इनइक्वालिटी को मारे गोली, पहले इक्वालिटी के बारे में बात करो भाई। इक्वालिटी के बारे में बात करोगे तो भैया ये वाली लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा लिखा जाएगा। लाइन के बारे में बात करो, ठीक है। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, यानी कि x बाय 4 प्लस y बाय 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा भाई,
लास्ट में, अच्छा इसके बाद मैं बोलूंगा कि ये वाली लाइन स्केच करो, तो x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 3, इधर उठा करके इधर लाइन बना दी मैंने, जैसे भी बनी, कला का प्रदर्शन हुआ है भाई, बुरा मत मानना। ओके ये बन गई, ये हो गया ये वाला पॉइंट, अरे भैया ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0, और इतना खराब, ये वाला पॉइंट हो गया 0,3। चलो मान लो, ठीक है। अब जब इक्वालिटी नहीं है तो आपको अपनी लाइन कैसे बनानी है भाई? जब इक्वालिटी नहीं है तो आपको अपनी लाइन कुछ ऐसे बनानी है। इक्वालिटी नहीं होने का मतलब है कि लाइन के ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मेरे इनइक्वालिटी को लाइन के ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। जब इक्वालिटी होती है तो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब लाइन खुद भी एक सॉल्यूशन होती है, और उस लाइन के राइट क्या है, लाइन के लेफ्ट के सारी की सारी चीजें सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। फिर से इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो याद करो, जब हम वन वेरिएबल लेके खेलते थे तो क्या करते थे भाई? ओपन डॉट और क्लोज डॉट, ओपन डॉट और सॉलिड डॉट के बारे में बात करते थे कि भाई या तो 3 हो सकता है, 3 से बड़ा ऐसा कुछ, या तो ओपन डॉट 3 के राइट में या 3 के लेफ्ट में, ऐसा ही होता था ना। तो वैसी चीज यहां पर भी करनी है, या तो ये लाइन खुद सॉल्यूशन हो जाएगी। जब ये लाइन खुद सॉल्यूशन हो जाएगी, जब इक्वालिटी होगी तो ऐसा बनाएंगे, लाइन को सॉलिड बनाएंगे। और इक्वालिटी के बाद आप जानते हो 0,0 रखूंगा तो 0 ग्रेटर देन 12 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो सर, नहीं कर रहा है। इसके ऊपर वाले सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर वाले सारे पॉइंट्स, तो ये लाइन को इंक्लूड करके बोल रहा हूं भाई, ये लाइन और इसके ऊपर के सारे पॉइंट्स इक्वालिटी है, ये लाइन और इसके ऊपर के सारे पॉइंट्स। तो जब इक्वालिटी नहीं होगी तो क्या करेंगे? अरे इक्वालिटी नहीं होगी तो इस लाइन को कुछ ऐसा बनाना है, डॉटेड लाइन बना देना है, ऐसा बना देना है, ऐसा, ठीक है, ऐसा बना देना है। लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम अपने सॉल्यूशन सेट में, ठीक है, लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन सेट में। तो जब इक्वालिटी नहीं होगी तो लाइन आपको ऐसे बना देनी है। चमका क्या? एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ Yes, sir. ऑल द पॉइंट्स लाइंग अबव दैट लाइन, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े। यस Yes, sir. चलो बहुत अच्छा। अब करते हैं कुछ ढंग के क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है ये तो केवल एनसीईआरटी का पार्ट है, मैं इस पे इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा, आई गेस सफिशिएंट बता दिया। ओके चलो, शरत के बारे में बात कर रही है भाई। शरत क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ आईसीई, इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ आईसीई, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज बोल रहा था ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी इज x मल्टीप्लाइड बाय y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ कैसा दिखता है भाई? कैसा चमकेगा भाई इसका ग्राफ? तो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉजिटिव हो सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो इसके दो सॉल्यूशन बनेंगे भाई, एक x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक सेकेंड ना, ओके सो हाँ, इसके सॉल्यूशन सेट में आएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और या तो ये दोनों इक्वल्स टू 0 वाले के लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। x अगर 0 हुआ, y 0 नहीं भी हुआ तब भी चल सकता है। तो देखो, तो इसके कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं? इसके सॉल्यूशंस ऐसे मिलेंगे, एक तो x की वैल्यू पॉजिटिव और 0, और y की वैल्यू पॉजिटिव, एक x की वैल्यू पॉजिटिव नॉन जीरो और y की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन सेट मिलेगा, यहां से x की वैल्यू नेगेटिव या 0 और y की वैल्यू नेगेटिव,
या x की वैल्यू नेगेटिव 0 नहीं हो सकती तो y की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। सॉरी, यहां पर x लिखना पड़ेगा मुझे, यहां पर x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से सोचो, दिमाग से सोचो भाई। और भी एक केस हो सकता है इनफैक्ट, जब x खुद भी 0 हो जाए और y सर भी खुद दोनों भी जब 0 हो 0 जाए, हो। और जब x और y दोनों में मैं 0 इंक्लूड कर लूं इस तरह से, ठीक है। ऐसा कुछ चमका क्या? चमका क्या भाई? बहुत कॉम्प्लेक्स Yes. हो गया, बहुत Yes. कॉम्प्लेक्स हो गया। सो ये 6 केसेस की बजाय आप क्वेश्चन में करेक्शन कर, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा मत समझो कि ये क्वेश्चन गलत है, पर ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स, अच्छा उन्होंने सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो जब मैं ये वाला केस ले रहा हूं, जब मैं ये वाला केस ले रहा हूं, ये वाला केस ले रहा हूं, तो हाँ ये वाला केस ले रहा हूं, तो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमेशा ये वाले केस के लिए जब मैं दोनों सॉल्यूशंस कंसीडर कर रहा हूं, तो ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड कर रही है, ये इक्वालिटी भी हमेशा होल्ड कर रही है। जब ये दोनों केसेस ले रहा हूं, ये दोनों केसेस ले रहा हूं, तो इक्वालिटी हमेशा होल्ड कर रही है। इसके ऊपर वाले दोनों केसेस में क्या हो सकता है? इसके ऊपर वाले दोनों केसेस में हो सकता है कि भाई कभी तो x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। कभी तो ऐसा हो सकता है इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। हाँ, लास्ट वाले में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन लास्ट वाले में एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ, एग्जॉस्टिव वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की सारी मैं वैल्यूज ले लूं, जिससे x मल्टीप्लाइड बाय y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा सेटिस्फाई कर जाए। x और y की मैं एग्जॉस्टिव रेंज ले लूं, जिससे कि x और y हमेशा सेटिस्फाई कर जाए, भाई उसमें कभी गड़बड़ ही ना हो, उसमें कभी गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो जब एग्जॉस्टिव रेंज की बात करूंगा, भाई ऐसा रेंज ले लूं कि भाई उसके लिए कभी गड़बड़ ही ना हो, वो कौन सा रेंज होगा? ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जिसको पक्का पक्का ले ले, तो कभी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर कभी नॉन जीरो, जीरो वाली वैल्यूज कंसीडर करनी है नहीं करनी है, इसके पीछे कोई कंफ्यूजन हो, ऐसा कब ले ले? समझो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भैया मेरे यहां पर तो x पक्का पक्का बोल रहा है नॉन जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वालिटी होल्ड कराने की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर चली गई भाई? y के ऊपर, अगर इक्वालिटी होल्ड करानी है। और उसका अपोजिट, अगर x लेस देन 0 है तो इक्वालिटी होल्ड कराने की पूरी जिम्मेदारी यहां पर भी y के ऊपर, या उसका उल्टा, या उसका उल्टा, यहां पर पूरी जिम्मेदारी x के ऊपर है और y के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, y पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है यहां पर, इस तरह के प्रॉब्लम्स में मुझे एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ x एंड y लेना है। मैं y की जितनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज ले सकता हूं, उतनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज लेनी है। तो y के लिए मैं इक्वालिटी होल्ड कर रहूंगा, x के लिए भी मैं इक्वालिटी होल्ड कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि वो इनइक्वालिटी जिसको ब्रेक किया गया है दो इनइक्वालिटीज में, वो हमेशा ट्रू हो, वो हमेशा ट्रू हो। चमका क्या? यस Yes, sir. किसी को कोई डाउट? फिर से मैं बता रहा हूं। Explain once again. हाँ, एक्सप्लेन वन, हाँ आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब आप किसी इनइक्वालिटी को ब्रेक करते हो ना, तो इनइक्वालिटी को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। मतलब हम यहां पर इनइक्वालिटी को ब्रेक कर रहे हैं, हम केसेस काउंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे केसेस हो सकते हैं, पर मुझे हमेशा एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y लेना है। आप x और y की वो सारी की सारी वैल्यूज ले सकते हो जो पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, y लेस देन 0 भी पॉसिबिलिटी है और y लेस देन इक्वल्स टू 0 भी पॉसिबिलिटी है। तो जो बड़ा सेट है ना, वो वाला सेट ले लो, जो बड़ा सेट है ना, जिसके लिए जो एग्जॉस्टिव सेट है वो वाला सेट ले लो। तो y लेस देन 0 ना लेकर के, y लेस देन 0 ना लेकर के मैं y लेस देन इक्वल्स टू 0 ले लूंगा, ठीक है। एग्जॉस्टिव सेट ले लूंगा, एग्जॉस्टिव सेट ले लूंगा। y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, y की वैल्यू 0 भी, अरे y की वैल्यू 0 होने पर उस इनइक्वालिटी को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, इक्वालिटी होल्ड कर जा रही है। No, sir. No, sir. तो एग्जॉस्टिव सेट ले सकते हैं यहां पर भी x की वैल्यू इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे सर केवल x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो काम चल जाएगा। अरे इक्वल्स टू 0 लेने से उस इनइक्वालिटी को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, तो एग्जॉस्टिव सेट लेंगे भाई, वो वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है वो वैल्यू भी ले लेंगे। हाँ, उसके लिए y की वैल्यू भी कुछ लेनी पड़ेगी, y की भी वो वैल्यू ले लेंगे। तो सारी की सारी वैल्यूज लेनी है, एग्जॉस्टिव सेट लेना है, जितना बड़ा बना सको उतना बड़ा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सेट लेना है। चमका? नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर देखो, यस सर। तो देखो ये कहानी क्या बोलती है। इसमें दो केसेस हैं, इसमें दो केसेस हैं। या तो आपको इसका और इसका सॉल्यूशन निकालना है, या तो आपको x लेस देन इक्वल्स टू 0 और y लेस देन इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन निकालना है, या फिर आपको x
सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन निकालना है, या फिर x लेस देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग निकालना है और दोनों का यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है? यूनियन लेना है। ठीक है, इसके लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है, एक केस की जब बात कर रहे हैं तो उस केस के कॉमन सॉल्यूशंस, दूसरे केस की बात कर रहे हैं तो उस केस के कॉमन सॉल्यूशंस, और दोनों कॉमन सॉल्यूशंस का यूनियन। चमका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जल्दी से बना लेते हैं भाई। तो यहां पर बनाएंगे इसको कुछ ऐसा, यहां पर बना लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, अब आपको चमक गया होगा क्या चीज की बात हो रही है। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और उसके राइट की सारी चीजें। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? y एक्सिस और उसके राइट की सारी चीजें। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? देखो तो अगर मैं पहले वाले लाइन की बात करूं, ये वाले लाइन की बात करूं, फर्स्ट वाले की बात करूं, तो यही तो है, ये तो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई अभी के लिए कोई भी एक पॉइंट रख दो, 100,0 रख दो। 100,0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके राइट की सारी वैल्यूज, इसके राइट की सारी वैल्यूज। ठीक है, दूसरा वाला केस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अब अपने मन से कोई भी पॉइंट दे दो उसको, मैं उसको दे देता हूं 2,3। तो x तो है नहीं, तो केवल y में रखेंगे वैल्यू, तो 3 रखेंगे, तो 3 इज ग्रेटर देन 0 मतलब 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है। 2,3 इधर कहीं लाई करेगा, तो 2,3 उसके सॉल्यूशन सेट में है, मतलब इसके ऊपर की सारी वैल्यूज, इसके ऊपर की सारी वैल्यूज। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब इक्वालिटी आती है तो लाइन को भी कंसिडर करते हैं, जब इक्वालिटी आती है तो लाइन को भी कंसिडर करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, लाइन उसके राइट की सारी वैल्यूज, और ये लाइन और इसके ऊपर की सारी वैल्यूज, ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन सेट, ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन सेट। चमका क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट, और मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस भी होंगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी होंगी। ठीक है, और दूसरा केस जब x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस को इंक्लूड करो, और उसके लेफ्ट की सारी चीजें। फिर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? तो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए मैंने क्या किया भाई, कोई अपने मन से एक वैल्यू रख दो, मैं रख देता हूं 3,0। तो x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसको नहीं कर रहा है, तो वो वाला सेट लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसका अपोजिट। तो 3,0 इधर कहीं लाई कर रहा है, तो इस साइड वाले को कलर नहीं करेंगे, उसके अपोजिट को कलर करेंगे जो उसका सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, वैसे ही जब आप y लेस देन इक्वल टू 0 लोगे तो ये इसके नीचे की वैल्यूज के बारे में बात करेगा, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट मिल जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट मिल जाएगा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और सारी की सारी वैल्यूज y एक्सिस और x एक्सिस को इंक्लूड करके y एक्सिस के लेफ्ट में और x एक्सिस के बिलो। चमका क्या? कौन सा आंसर होगा करेक्ट? The second, including axis, na? Points, set of all points in fourth. So first one होगा बेटा। सर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। Set of all points first and third quadrant including the points on the axis. ये ऑप्शन सर, ये ऑप्शन। हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 पे। होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 पे। ओके, अब यहां पर दे रहा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो देखो अभी से दिमाग में बना लो, जब आप किसी मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करते हो ना, तो मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं दो तरीके से। मॉडुलस फंक्शन कैसा कैसा हो सकता है भाई? मॉड ऑफ x इज x when x is less than 0 or minus of, sorry, x is greater than equals to 0, x is greater than equals to 0 or minus of x when x is less than 0. Same is the case with mod of y. Mod of y will be y when y is greater than equals to 0 and minus of y when
y is less than 0। ये वाला डेफिनेशन बताया था भाई फर्स्ट चैप्टर में Yes, मॉडुलस sir. का। Yes, sir. Yes. तो मेरे इस मॉडुलस फंक्शन को अब देखो, ये वाला फंक्शन में मॉड x और मॉड y कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, सोचो तो। मॉड x और मॉड y कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? एक ऐसा बनेगा, 4 बना सकते हैं। देखो तो, एक बार x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव लेस देन इक्वल्स टू 4, एक बार x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव लेस देन इक्वल्स टू 4, फिर एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव लेस देन इक्वल्स टू 4, फिर एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव लेस देन इक्वल्स टू 4, फिर एक बार x नेगेटिव y भी नेगेटिव लेस देन इक्वल्स टू 4। चमका क्या? आई चीज Yes, समझ sir. में? Yes. Yes, Yes, sir. sir. चार अलग अलग लाइंस बनने वाली हैं, 4 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। जल्दी से चारों लाइंस बनाते हैं। ये देखो, x/4 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1, x/-4 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1, x/4 प्लस y/-4 इज इक्वल्स टू 1 और x/-4 प्लस y/-4 इज इक्वल्स टू 1। चारों लाइन बना लो। बनाते हैं अभी, पहले नोट तो कर लो। नोट कर लिया भाई सभी ने? बढ़े आगे? Yes, sir. बहुत ही ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो अब ये चारों लाइंस बना लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा स्केच बनेगा भाई इन चारों लाइंस का। अब देखो, पहले वाली लाइन की बात करते हैं। लाइंस का नाम दे दें क्या भाई? टिंकू, चिंटू, पिंटू और देखो लाइंस का नाम दे देते हैं। क्या दे दें? L1, L2, L3 और L4। ठीक है, L1 देते हैं x4 y4, x4 y4, x इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट 4। तो पहली वाली लाइन कुछ ऐसे बनेगी, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से पास करेगी भाई। पहली वाली लाइन बना ली मैंने। ठीक है, कला का प्रदर्शन। ओके, चलो ये हो गई मेरी L1 हो गई। बाद में सोचेंगे इनइक्वालिटी क्या है, पहले चारों लाइंस बनाते हैं। फिर दूसरा क्या है? x के नीचे -4, x इंटरसेप्ट -4, y इंटरसेप्ट +4, x इंटरसेप्ट -4, y इंटरसेप्ट अभी भी +4, y इंटरसेप्ट अभी भी +4। ठीक है, बना लो। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा दूर जाएगा। x इंटरसेप्ट -4, y इंटरसेप्ट +4, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, मान लेता हूं ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है -4,0, x इंटरसेप्ट -4, y इंटरसेप्ट अभी भी +4। पहले वाले में था x इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट +4। तीसरे वाले में x पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, y नेगेटिव इंटरसेप्ट है। x का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, x का पॉजिटिव इधर है और y का नेगेटिव हो गया। नीचे आ जाओ, 0, -4 नीचे आ गए। ये बन जाएगी मेरी स्ट्रेट लाइन, ऐसे बनेगी मेरी स्ट्रेट लाइन, ऐसे चली जाएगी, इंफिनिटी को जा रही है। चमका क्या? चमक रहा है ना? और लास्ट वाला, Yes, sir. लास्ट वाला x Yes, भी -4, y भी -4, x भी -4, y भी -4, x भी -4, y भी -4। तो ये लास्ट वाला बन गया, ये लास्ट वाला बन गया। ठीक है, तो पहला वाला था L1, दूसरा वाला था L2, तीसरा वाला था L3 और फोर्थ वाला था L4। ठीक है, चलो, पर अभी तो केवल लाइन बनाई है, लाइंस बनाई हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तो मुझे इसके फीजिबल सॉल्यूशंस चाहिए। तो फीजिबल सॉल्यूशंस के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ओरिजिन होगा। ठीक है, तो देखो L1 के बारे में बात करते हैं। L1 के बारे में बात करते हैं। 0,0 रखो, इसमें रखो 0,0, 0 इज लेस देन 4। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? Yes, sir. Yes, कर रहा sir. है। तो L1 के इधर के देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये मैंने गलत बनाया। अभी एरोज बनाने पड़ते, मुझे एरोज बनाने पड़ते, मैंने गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी एरोज बनाने हैं
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी एरोज बनाने हैं और लाइंस में भी एरोज बनाने हैं, वरना मार्क्स काट लेगा भाई कॉलेज वाला टीचर। ये ऐसे बना लिया, ये ऐसे बना लिया। अच्छा भाई अब बताते हैं सॉल्यूशन सेट। देखो जब मैं आरएलएस में पढ़ाता था तो मैंने जैसे भी आपको बताया ना कि जब मैं फिजिबल सॉल्यूशन चेक करता हूं तो मैं इस तरह से एरोज बना लेता हूं, इस तरह से एरोज बना लेता हूं, ठीक है, इस तरह से एरोज बना लेता हूं। आरएलएस में या पता नहीं स्टेट बोर्ड में वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पूरे को पोतो, पूरे को कलर करना है, फिर जो डार्क शेडेड पोर्शन होगा वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही घटिया टेक्निक है, सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो टीचर्स का नॉलेज काफी ज्यादा है तो उन्होंने अपने तरह से उस चीज को बनाया, बट मुझे तो एक्चुअली केवल फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए। तो फिजिबल सॉल्यूशन तो छोटू सा एरिया है, अब उसको डार्क शेड करें चाहे लाइट शेड करें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जैसा आपका टीचर बोलेगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। पर क्योंकि ये चैप्टर मेरे सेकेंड ईयर में नहीं है तो सेकेंड ईयर में काफी समझदार टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, तो आप सीबीएसई वाला जो रूल है कि आप ऊपर में एरोज बना करके खुद से फिजिबल सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, ठीक है। 11th में ऐसा मत करना, ठीक है। काफी नॉलेजेबल टीचर्स हैं स्कूल में तो वो आपकी कॉपी अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे, ठीक है, ओके। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 0,0 L1 को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो तो 0 0 रखा, 0 लेस देन 4 हो गया, मतलब ये वाला साइड किस साइड जाएंगे, इस वाले साइड जाएंगे भाई, इधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। L2 की बात करते हैं, L2 की बात की, 0 0 रखा, अरे 0 लेस देन 4 यहां पर भी सेटिस्फाई किया ना सेटिस्फाई, तो इसको भी 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके इधर आ जाएंगे, L2 के इधर आ जाएंगे, क्योंकि ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑरिजिन तो पक्का उसके सॉल्यूशन में रहना चाहिए, ठीक है। L3 की बात कर रहे हैं, अरे L3 में भी सेटिस्फाई कर रहा है भाई, मजा आ गया भाई, L3 में भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो L3 में भी ऑरिजिन सॉल्यूशन सेट में लाई करना चाहिए। ये देखो सॉल्यूशन सेट में लाई कर गया भाई, सॉल्यूशन सेट में लाई कर गया, ठीक है। और L4 में भी ऐसा हो जाएगा, ये देखो तो 0,0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4, तो L4 में भी सेटिस्फाई कर दिया, तो इधर भी चला गया। इसका मतलब फिजिबल जो सॉल्यूशन है वो क्या एक स्क्वायर है, ये देखो तो यस सर, अंदर की वैल्यूज, इसके अंदर की वैल्यूज। तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन इस साल जेईई मेंस 2020 में आया था, यही चीज आई थी एग्जैक्टली, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 पूछा था उन्होंने, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे पास करने वाला सबसे बड़ा सर्कल क्या होगा, सो एंड सो, ठीक है। तो जो एक स्क्वायर होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, इस फॉर्म का होता है, मॉडुलस ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ठीक है। चमका भाई, यस सर, चमका Yes, sir. मस्त। चल बढ़े Yes, sir. आगे, Yes, sir. यस सर, ओके ठीक है। अब आ जाते हैं शरत वाले क्वेश्चन पर। सभी को समझ में आ गया ना, सभी ने बना लिया ना इसको, यस mod of x plus mod of Yes, y sir. less than equals to 4। चलो शरत वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। शरत वाला क्वेश्चन उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ in class exercise. Sharad has ₹16, wants to buy some oranges and lemons. The cost of one orange is ₹20 and that of lemon is 10. Find the possible number of oranges and lemons that Sharad can buy. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो पहले तो बहुत इररिलेवेंट सा क्वेश्चन है कि इस वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को पूछा गया, पर फिर भी क्योंकि मॉड्यूल का एक पार्ट है तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहां पर है ऑरेंजेस, अब मुझे नहीं पता कि कितने ऑरेंजेस खरीद रहा है वो, और लेमन्स हैं, ठीक है, ओके। मैं अपने से मान लेता हूं कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं भाई, x, नंबर ऑफ लेमन्स खरीद लिए उसने y, तो एक ऑरेंज कितने का है, काफी महंगा, ठीक है। एक ऑरेंज है 20 का और एक लेमन है 10। लेमन तो 10 का नहीं है, अभी लेमन का कीमत पता है तुमको कितना है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, तो मोस्टली जब मैं पहले लेमन लेने जाता था लेमन में पूछता था, मैं इनफैक्ट उनको बोलता था लेमन ही दो, और मैं उन्हें बोलता था कुछ 3 या 4 या ऐसे दे दो, हम चाहते थे जब खरीदने। तो फिर एक दिन मैंने किसी लेडी को बोलते सुना कि लिंबू कसे, ठीक है।
तो फिर मैंने उसे जाके बोला नींबू कैसे, उसको लगा कि मैं इधर का लोकल हूँ। फिर मैंने 2-3 चीज और सीखी कि जो नींबू है, पता नहीं नींबू क्यों बोलते हैं यहाँ के लोग, जो नींबू है वो 10 रुपए का 4 मिलता है। तो उन्होंने बोला नींबू कैसे, फिर वो बोला डाला 3, फिर मैंने बोला डाला 4, ठीक है। उसको लगा यार ये कितना कूल है, तो बंदा इधर का ही है। तो पहले वो मुझे जो 20 में 4 देता था, एक लेडी थी, वो पहले मुझे 4 for 20 देती थी, अब मुझे 8 for 20 देने लग गई, ठीक है। सो मैं बेलगाम में नहीं हूँ अब। डाला 4, डाला 5, 5 को क्या बोलते हैं? 5 सर, 5 सर 5। 5 बोलते हैं सर, वो एच पाँच। नहीं लगाते लास्ट को। हाँ 5 नहीं सर 5। एन सर एच हटा दो लास्ट का। 5 सर एन हटा दो, एन। हाँ सर एन 5 हटा दो। 5 हाँ ठीक है। सो इतना नहीं देगा, 10 का 5 तो देगा ही नहीं। ये क्या लिख रहा है हर्षद मेटा, अरे बहुत जानता है तो, ठीक है। तो उसके पास पैसे कितने हैं भाई, 60 रुपए ही हैं। तो 20 रुपए में एक्स ऑरेंजेस ले लिया और 10 रुपए के वाई अगर लेमन ले लिया, तो जितना भी उसने पैसा खर्च किया वो पैसा हमेशा 60 रुपीज से कम का ही होगा ना भाई, 60 रुपीज से कम का ही होगा ना यस भाई, सर, लेस देन इक्वल्स टू 60 होगा। चमका गया, 60 से आगे नहीं बढ़ने देगा। Yes, sir. 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इनइक्वालिटी कुछ ऐसे दिखेगी, क्या 60 के इक्वल्स टू स्पेंड कर सकता है? हाँ 60 के इक्वल्स टू Yes, स्पेंड sir. कर सकता है, 60 के बराबर स्पेंड कर सकता है, ठीक है चलेगा, अच्छी बात है। अच्छा तो अब बोल रहा है कि फाइंड अ नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड लेमन दैट शरद कैन बाय। अब देखो ध्यान से सुनना, इसके पहले जब मैंने ये सॉल्यूशन सेट लिया ना, तो हर एक रियल पॉइंट इसका सॉल्यूशन था। मतलब x इज इक्वल्स टू 2.3 और 2.4, y इज इक्वल्स टू 2.4, इसका एक सॉल्यूशन सेट था। क्या नींबू आधा खरीदते हो, लेमन आधा आधा काट के लेते हो क्या? नो नहीं सर, लेते भाई। No, sir. तो यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। तो आपको चमकना चाहिए कि भाई कहानी तो वही है, लेकिन अब मुझे केवल इंटीग्रल पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए भी पहले आपको लाइन चाहिए होगी। तो क्या लाइन x/3 प्लस y/6 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? आप बोलोगे सर बिल्कुल लाइन ऐसी है, ऐसी है ना लाइन भाई, ऐसी लाइन बनेगी। यस लाइन Yes, ऐसे बन sir. गई, लाइन ऐसे बन गई तो बना लेते हैं, लाइन ऐसे बन गई तो बना लेते हैं। अभी इसके बाद अभी सब लोग रुकना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सभी से। ओके सो x/3 प्लस y/6 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। कुछ जाएगा नहीं क्लास छोड़ करके क्या? ऑलरेडी चले गए, तुम्हारे से नहीं होगा भाई पढ़ना। सो ओके सो x इंटरसेप्ट है मेरा 3,0, y इंटरसेप्ट है मेरा 0,6। अच्छा भाई तो लाइन बनेगी, फिर से कला का प्रदर्शन हो रहा है भाई, कला का प्रदर्शन हो गया हो गया हो गया, ऐसे बनेगी। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसका सॉल्यूशन 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज लेस देन 1। तो इसका सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरफ का होगा, इस तरफ का होगा। तो क्या सारे के सारे पॉइंट्स आ सकते हैं क्या? नहीं आ No, सकते sir. हैं। अब केवल देखो नींबू और ऑरेंज कभी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो मुझे तो इस लाइन के पॉजिटिव और इस लाइन से पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, क्योंकि लेमन और ऑरेंजेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते और कभी डेसिमल में भी नहीं हो सकते। तो सारे के सारे इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं इसकी, इसलिए बोल रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड लेमन्स। तो आपको पता चल गया कि लेमन किधर था, y एक्सिस पे था क्या? हाँ लेमन था y एक्सिस पे, ऑरेंजेस किधर थे, x एक्सिस पर, ठीक है। तो देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में काउंट करता हूं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में ऑरेंजेस और लेमन्स की बात कर रहे हैं। ऑरेंजेस कभी भी या तो 0 ले सकता है, या तो 1 ले सकता है, या तो 2 ले सकता है, या तो 3 ले सकता है। कभी 4 ऑरेंज ले सकता है क्या? नो सर, नहीं, क्योंकि No, ये लाइन ही 3,0 से पास कर रही है, तो इसके राइट में कभी जा ही नहीं सकता। वैसे ही लेमन कितने ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, 6 ले सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जोड़ी बनानी है भाई, किसकी किसकी जोड़ी 60 से कम है। क्या 0 एप्पल 0 ऑरेंज ले सकता है? यस नो सर। सर, हाँ अरे ले सकता है यार, Yes. कुछ ही पैसा बचाएगा भाई, उसका सर ही प्रैक्टिस वांट्स टू खाएगा। बाय लिखा है ना। हाँ नहीं यार गांव का है,
क्या है wants to सर buy ये है ना wants भाई? to buy. हाँ wants to buy, तो wants to buy के बाद पैसा बचाना चाहता है, एक भी नहीं खरीदेगा जा करके, तो 0,0 को मैं रखूंगा अपने सॉल्यूशन सेट में। अरे चाहता है ना, इट इज नॉट अ मस्ट, ठीक है, तो मस्ट नहीं है तो 0,0 रखूंगा, ठीक है। तो 0,0 एक एक सॉल्यूशन सेट हो सकता है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं, क्या है वो दूसरा जो भी है वो खरीद रहा है, लेमन्स, लिम्बो लिम्बो कैसे बोलते हैं यार। ओके सो अच्छा, 1 की जोड़ी 0 की जोड़ी तो 0 के साथ बन सकती है, 0 की जोड़ी 1 के साथ भी बन सकती है, 0 की जोड़ी 2 के साथ भी बन सकती है, मतलब वो 0 ऑरेंज 1 लेमन ले सकता है, वो 0 ऑरेंज, ये कैसे चेक कर रहा हूं भाई, 0 मल्टीप्लाइड बाय x कर रहा हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज का था क्या, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर रहा हूं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 0 उसको खर्चा हो गया ऑरेंजेस में, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 उसका खर्चा हो गया लेमन में, ठीक है, इस तरह से सोच रहे हैं। तो 0,1 हो सकता है, 0,2 भी हो सकता है, कितना रुपए खर्च हो गया उसके 0,2 में, 20 रुपीज, 20 rupees. 2 ऑरेंजेस, 0 ऑरेंज 2 लेमन्स। वैसे ही 0,3 हो सकता है, इसमें तो सब हो सकता है, 0,4 हो सकता है, 0,5 भी हो सकता है, 0,6 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 7 लेमन नहीं ले सकता। अच्छा अब 1 के साथ किसकी किसकी जोड़ी बनेगी भाई, सो 1 ऑरेंज ले लिया तो 0 लेमन तो ले सकता है, ठीक है, 1 ऑरेंज लिया तो 1 लेमन ले सकता है, 1 ऑरेंज लिया तो 2 लेमन्स ले सकता है, 40 हो गया, 1 ऑरेंज लिया तो 3 लेमन्स ले सकता है, 50 हो गया, 1 लेमन लिया तो 1 ऑरेंज लिया तो 4 लेमन्स ले सकता है, 60 हो गया। 1,5 नहीं हो सकता, चमका क्या, नहीं तो 70 रुपए खर्च हो जाएंगे उसके, पॉकेट मनी कम है उसकी, ठीक है, तो ये हो सकता है। और 2,0 2 ऑरेंज 0 लेमन, 2 ऑरेंज 1 लेमन, 2 ऑरेंज 2 लेमन, 60 रुपए खर्चा हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। Yes sir. फिर 3 ऑरेंज 0 लेमन, ठीक है, 3 ऑरेंज 1 लेमन हो सकता है क्या, यही No, sir. नहीं हो सकता, No, sir. 3,0 हो सकता है, तो ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन सेट, ये लास्ट वाला कॉमा हटा देना, ये हो जाएंगे मेरे फिजिबल पॉइंट्स। चमका भाई, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास Yes, में हम बेसिकली फिर से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो मैंने इनइक्वालिटीज की पहली क्लास में लॉग पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ के आना। और एक चीज, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, अभी तक मैथ्स बिल्कुल, एक्चुअली तो ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने नहीं शुरू किया, कोई भी मैथ्स का एक्चुअल चैप्टर नहीं शुरू किया है, सो हम काफी धीरे चल रहे थे, पर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा क्लास में सब कुछ समझ में आए, पर स्पीड अभी बहुत कम है, और पिछले साल के अकॉर्डिंग, पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है। इवन दो हमने वीक में 3 क्लासेस की हैं, पिछले साल 2 क्लासेस होती थी, पर ऑनलाइन इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रही हैं चीजें, ठीक है। 27 चैप्टर्स हैं मैथ्स में थ्रू आउट 2 years, 27 + 1 + 1 29 चैप्टर्स हैं टोटल 2 साल में, तो हमें स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी, और आपको अपनी जिस तरह से आप पढ़ रहे हो या जिस तरह से आप क्लास में बैठ रहे हो वो बहुत स्लो है, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। अभी बहुत अच्छे चैप्टर्स आने बचे हैं, थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से मेहनत करना है। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा कि थोड़ी सी लिखने की स्पीड भी क्लास में बढ़ा दूं, ठीक है। अब मैं ये एक चीज नहीं लिखूंगा x + α <- 3, so x is less than -3 - α। मैंने आपको बोला आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन तेज होने का मतलब यही होता है कि आप 2-3 स्टेप्स स्किप कर दो। अब मैं ऐसे ही खेलूंगा भाई, 2-3 स्टेप्स स्किप कर दूंगा, यहाँ पर ये लिखा, इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखूंगा x <- 2, x (-8/3), ठीक है। सो थोड़ा जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको एक बार फिर से सेम चीज, आप केयूरी को जानते हो क्या, फिर से जाओ घर पे और फिर से उसी चीज को पढ़ो, ठीक है। शी डज द वेरी सेम थिंग, केयूरी यही करती है, घर हमारी 12th की बच्ची है, वो यही करती है, जो चीज क्लास में पढ़ाई गई आधे घंटे बाद उसको फिर से रेड पेन से ऊपर लिखती है, पहले पेंसिल से लिखती है फिर उसको फिर से रेड पेन से ऊपर लिखती है, तो बिल्कुल उसको एकदम रट जाती हैं चीजें, ठीक है। 12th वालों में अगर आप किसी को जानते हो, सो शी इज डूइंग वेल, मतलब नॉट दैट वेल। एक और चीज,
इसके लिए तो मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि काफी बेइज्जती होने वाली है मेरी खुद की भी।